तो हेलो मेरे स्टूडेंट, वेलकम टू द एज निर्मित में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट ये आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम डेटा स्ट्रक्चर का यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर यूनिट सी के बारे में पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया था इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, और आज क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 1। और देखिए ये वन शॉट है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो चैप्टर जो यूनिट आपके छोटे छोटे होंगे, ठीक है, उनको हम वन शॉट में कर लेंगे। ठीक है, और जो चैप्टर ऐसे होंगे जिनके बड़े बड़े मतलब ज्यादा टॉपिक्स होंगे उसमें, तो उनको दो पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, हम ज्यादा छोटी छोटी वीडियोज नहीं बनाएंगे, लॉन्ग लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारा सिलेबस कम वीडियोज में कवर हो जाए। ठीक है, और ये डेटा स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बताया था, डेटा स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है यूजिंग सी, ये पॉलिटेक्निक सीएस और आईटी ब्रांच जो 4th सेमेस्टर स्टूडेंट है दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, दोनों को इसको पढ़ना है। तो कोई ये ना समझे, सीएस वाले ये ना समझे कि ये मेरे लिए ही है, मतलब सॉरी आईटी वालों के लिए, ये दोनों के लिए। ठीक है, कहने मतलब कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो रहने वाला यूनिट 1 का। ठीक है, और इसमें क्या देखिए, इसका यूनिट 1 का नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फटाफट से फिर स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1 और वन शॉट वीडियो। ठीक है, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, 1 घंटे के आसपास जा सकता है। ठीक है, हो सकता है उससे थोड़ा सा ऊपर भी चला जाए, बट कोई नहीं, सारा कवर कर लेंगे यूनिट 1 का। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें। और देखिए अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो उनको भी बेनिफिट हो पाए। ठीक है, उनको भी थोड़ा सा लाभ मिल पाए। और देखिए सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में चलने वाली है, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हमारा कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो जो स्टूडेंट हिंदी वाले वो भी पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश वाले वो भी पढ़ सकते हैं, दोनों के लिए कंफर्टेबल है। और मैं भी बाई लैंग्वेज लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं फिर बिना आपको समय गवाए अपना यूनिट 1। ठीक है, और वन शॉट। ठीक है, वन शॉट है क्या भाई, ये मेरा वन शॉट है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर बात करूँ तो यूनिट 1 है। ठीक है, तो यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स थे भाई हमारे। ठीक है, यूनिट 1 में कौन कौन से टॉपिक्स थे, अगर मैं टॉपिक्स की अगर बात करूँ यहाँ पर। ठीक है, यूनिट 1 में टॉपिक्स की अगर बात करूँ तो मेरा जो यूनिट 1 का जो नाम था क्या था, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें टॉपिक्स कितने थे, सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और इसमें ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर पर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 टॉपिक्स हैं इसमें, तीनों को फटाफट से पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। वन शॉट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट कोई नहीं, आज इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले सीखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीख लें कि भाई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या फायदे, क्या नुकसान है। ठीक है, और भाई इसकी क्या एप्लीकेशन है, कहां पर इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें देखिए बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, फिर इसको देखेंगे, बाकी इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर ही देखते हैं, जो कि चैप्टर का नाम ही है, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए इसमें डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इसमें पहला पॉइंट का लिखा हुआ है यहाँ पर कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक तरीका है, वे का मतलब होता है रास्ता, मेथड, तरीका। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, शॉर्टिंग एंड मैनेजिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड इफिशिएंटली। ठीक है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा तरीका है या कह सकते हैं एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है, जो हमारे डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, अच्छे से स्टोर करता है और उसको अच्छे से मैनेज भी करता है। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, इससे ये होता है कि हमारा डेटा जो होता है और इफिशियंटली हम उस डेटा का यूज कर सकते हैं। ठीक है, होता है ना भाई, अगर कोई डेटा अगर हमारा अच्छे से मैनेज है, अच्छे से सॉर्ट किया गया, अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, तो उस डेटा को हम कम समय में कम रिसोर्स के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आसान बना देता है हमारे किसको, डेटा के यूज को। ठीक है, हम डेटा का यूज पर आसानी से कर पाते हैं अगर डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, अगर उसको अच्छे से अगर उसको मैनेज करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है भाई, देखिए अगर बात करें आईटी फील्ड की, अगर बात करें तो आईटी फील्ड जो है, इंजीनियरिंग जो लगे रहते हैं आईटी फील्ड में, ठीक है, मतलब उसमें आईटी का मतलब ये कह रहा हूँ मैं, जो भाई जो आईटी कंपनियां होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उनमें सबसे जो मेन चीज होती है क्या होती है भाई, डेटा होता है। ठीक है, डेटा है तभी सारा सीएस जो है, सीएस आईटी ब्रांच, जो भी ब्रांच है आईटी सीएस, ठीक है, ये क्या होता है, ये डेटा पर ही डिपेंड है। आपका डेटा सुरक्षित है तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें डेटा से ही हो रही है भाई। ठीक है, डेटा ही तो है जो हमारा और पास चारों तरफ घूम रहा है। कौन घूम रहा है, डेटा घूम रहा है भाई। ठीक है, तो इस डेटा को कैसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, अच्छे से स्टोर करना है, अच्छे से मैनेज करना है, ठीक
ठीक है। तो वो बताता है कौन, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप आईटी फील्ड में, अगर कोडिंग फील्ड में अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको भाई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। और आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना ही है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर, और इसको आपको खूब अच्छे से पढ़ना है, खूब अच्छे से विद प्रैक्टिकल पढ़ना है। देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, जहां जहां इसमें कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, डेटा स्ट्रक्चर सी, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर सी जो है, तो सी का कोड भी लिखेंगे हम, ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया भाई, डेटा को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। जो क्या करता है, डेटा को अच्छे से मैनेज करता है ताकि उसको यूज कर पाए, ठीक है। और देखिए वही चीज हिंदी में लिखी है यहाँ पर कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा को संगठित, ठीक है, संगठित, संग्रह, ठीक है, स्टोर और प्रबंधित करने का तरीका है। क्या है, एक ऐसा तरीका है जो हमारे डेटा को संगठित करता है, संग्रह करता है और प्रबंधित भी करता है, ठीक है। ताकि डेटा को क्या है, ताकि डेटा को तेजी से, प्रभावी तरीके से उपयोग में लाया जा सके। तेजी मतलब भाई कोई भी डेटा है अगर उसको यूज कर रहे हैं, यूज की जरूरत पड़ती है, तो वो कम समय में हमको उपयोग हो सके, कम समय में उसको एक्सेस कर पाए, ठीक है, आसानी से तेजी से उसको और बड़ी प्रभावशाली तरीके से उसको यूज कर पाए, उपयोग कर पाए, ठीक है। तो वो चीज कौन मैनेज करेगा, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इट हेल्प, हेल्प करता है इन परफॉर्मिंग ऑपरेशन। देखिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनमें परफॉर्मिंग में हेल्प करता है, जैसे कि सर्चिंग में, मान चलिए अगर आपका डेटा अगर अच्छे से सॉर्ट होगा तो आप उसको अच्छे से सर्च कर पाओगे, ठीक है। तो किन किन ऑपरेशन में क्या करा परफॉर्म, भाई सर्चिंग में, सॉर्टिंग में, ठीक है, इंसर्शन में, मान चलिए कोई डेटा इंसर्ट करना है, ऐड करना है, डिलीशन में, ठीक है, और अपडेटिंग में, मान चलिए डेटा अपडेट भी करना है। आप देखते हो ना भाई, अब जो डेटाबेस होता है, आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, ठीक है। तो डीबीएमएस में क्या करते हैं भाई, डेटा को हम इंसर्ट भी करते हैं, डिलीट भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, ठीक है, और इसको सॉर्ट भी करते हैं, ठीक है, और सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन कैसे कर पाते हैं, विद हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। हालांकि देखिए अभी आपको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस में भी अच्छे से काम करता है, ठीक है। डीबीएमएस जो है वो भी डेटा स्ट्रक्चर के रूल्स फॉलो करता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सभी का कि ये डेटा को, देखिए हिंदी में लिखा है, डेटा को खोजने, ठीक है, बांटने, छांटने, बांटने, हटाने, अपडेट करने जैसे ऑपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको इन ये ऑपरेशन अगर करने हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, कुछ ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जो डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज, अच्छे से स्टोर और अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना भाई, डेटा स्ट्रक्चर कोर सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आपको खूब अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है। पास तो होना ही होना है आपको अच्छे मार्क्स से, साथ में आपको उसको अच्छे से पढ़ना भी है कि ये क्या है भाई, ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत काम देगा ये, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे भाई, अब कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर के, भाई ठीक है। अब मैंने तो कह दिया आपको डेटा स्ट्रक्चर तो कौन होता है, मतलब कौन से होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपका एरे क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है भाई, ठीक है। एरे क्या है भाई, एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखो बच्चे सोच रहे होंगे, आप जो सोच रहे होंगे सर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कुछ कॉमन एग्जाम्पल। इसमें पहला क्या है, एरे। तो एरे क्या है, एरे भाई एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है भाई, लिस्ट द स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। देखिए देखिए आपने सी अगर पढ़ी होगी तो उसमें एरे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर कोडिंग की अगर आपको नॉलेज होगी तो आपने एरे यूज किया होगा। और एरे क्या होता है भाई, सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल्स कलेक्शन, ठीक है, मतलब कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें एक ही टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स स्टोर किए जाते हैं जो इंडेक्स वैल्यू के आधार पर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो जो एरे क्या है भाई, डेटा स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। दूसरा अगर बात करें लिंक लिस्ट, क्या भाई, डेटा स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। अब देखिए लिंक लिस्ट तो आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। जैसे जैसे आपके मान के चलिए म्यूजिक प्ले लिस्ट होती है, ठीक है, वेयर सॉन्ग आर लिंक ले जाते हैं भाई। भाई आपका जो म्यूजिक प्लेयर में अगर बात करें तो उसमें क्या होते हैं, सारे सॉन्ग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अगर आप एक सॉन्ग चला दीजिए फिर क्या करते हैं, हम ऑटोमेटिक अपना चलते जाते हैं, ठीक है, अगर आपने उसको लूप पे लगा दिया तो। नहीं तो आप उसमें बटन आता है नेक्स्ट करने का, नेक्स्ट करेंगे तो वो आप नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि सारे म्यूजिक क्या वहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैक भी क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टैक के ऊपर भी आपका देखिए दूसरा यूनिट तो स्टैक के ऊपर ही है, स्टैक और क्यू, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो देखिए आप अंडू रेडू करते हैं भाई, भाई अपने कंप्यूटर आप चलाते हो तो जब कोई भी काम करते हो तो वहां पर आपने अंडू और रेडू किया होंगे। मान चलिए कोई ऑपरेशन करना था, आपको लगा गलत हो गया तो आपने क्या अंडू कर दिया। तो जो अंडू रेडू होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं, स्टैक की हेल्प से, ठीक है।
जो एडिटर होते हैं या किसी में भी, ठीक है। और क्यू जो होता है भाई, जो टास्क शेड्यूलिंग होता है भाई, सीपीयू जो जॉब करता है, ठीक है, सीपीयू मतलब जीपीयू जो काम करता है वो क्यू के आधार पर करता है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। बाकी और समझेंगे इसको अच्छे से जब आपका दूसरा चैप्टर आएगा ना, उसमें सारी चीजें हैं, एक्सप्लेन करेंगे खूब विद एग्जाम्पल, ठीक है। स्टैक चलता है भाई किस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर, सॉरी, स्टैक चलता है किस पे, फर्स्ट इन लास्ट आउट पर। क्यू चलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले उसको सर्व किया जाएगा। इसमें क्या होता है, जो सबसे पहले आएगा वो बाद में जाएगा, ठीक है, जो लास्ट वाले को पहले किया जाता है स्टैक में, ठीक है। उसके बाद पांचवा क्या है भाई हमारा, ट्री। ट्री भी देखिए आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ट्री क्या करता है, आपके डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, कैसे फॉर्म में, हेरारकी फॉर्म में, ठीक है। हेरारकी मतलब एक, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने अभी देखिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है, जैसे हम देखा होगा, जिसमें लोग कहते हैं कि आपको सिर्फ दो लोग जोड़ने, ठीक है, उन दो से कहना कि वो दो जोड़ेंगे, तो ऐसे में दो से जोड़ जोड़ से क्या हो जाता है, एक ट्री बन के तैयार होती है, उसे हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। और छठा क्या भाई, ग्राफ, ठीक है। ग्राफ क्या होता है, जैसे आप सोशल मीडिया नेटवर्क है भाई, जितने भी नेटवर्क हैं, जैसे फेसबुक हो गया, फेसबुक पर जितने भी आपके दोस्त जुड़े हुए हैं, उनके बीच में क्या बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त जुड़ते हैं, जितने फ्रेंड बन जाते हैं, सबका एक ग्राफ क्रिएट होता है, एक नेटवर्क क्रिएट होता है, क्या होता है, सोशल नेटवर्क क्रिएट होता है वहां पर, ठीक है। तो वहाँ ग्राफ काम करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ, ठीक है। ये सारे आपके सिलेबस में भी आ गए, तो इसको अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा डेटा स्ट्रक्चर क्या है और डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए, और देखिए इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे आगे, जो कि देखिए पूरा चैप्टर नहीं के ऊपर दिया गया है आगे, ठीक है। सेकंड चैप्टर में स्टैक मिल जाएंगे, थर्ड चैप्टर में आपको लिंक लिस्ट मिल जाएगा, और लास्ट वाले चैप्टर में ट्री और ग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे हम, अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज पे भाई। देखिए डेटा स्ट्रक्चर है तो भाई उसके फायदे देख लेते हैं भाई, ठीक है। ऐसा थोड़ी है हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो कुछ फायदे देख लेते हैं भाई इसके, ठीक है, कौन कौन से फायदे हैं डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है हमारे लिए वो हम पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको इतना तो अभी क्लियर हो गया होगा, इंट्रोडक्शन से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या फायदा है इसका, ठीक है, क्या यूज है। बट फिर भी इसके कुछ एडवांटेज देख लेते हैं, अगर आपके एग्जाम में अगर आ गए, ठीक है, अगर मान चलिए क्वेश्चन बन गया कि एडवांटेज लिखिए डेटा स्ट्रक्चर के, तो आप कैसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। वहां पर आपको कसम चार पांच आपको एडवांटेज लिखने पड़ते हैं अच्छे से, ठीक है, और उसमें हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देर आर सम इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और देखिए आप जब आप पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो एडवांटेज आप खुद से भी लिख पाएंगे भाई, ठीक है। एडवांटेज का मतलब क्या, आपको लाभ ही तो बताने, ठीक है। जब आप पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, तो आप खुद से ही बता सकते हो, ठीक है। बट कोई नहीं, देखिए मैं यहाँ पर कुछ एडवांटेज लिखे वो देखिए। पहला क्या है कि इफिशियंट डेटा मैनेजमेंट, बिल्कुल भाई, इसमें जो डेटा होता है उसका मैनेजमेंट बहुत ही इफिशियंट होता है, ठीक है। मतलब बड़े अच्छी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, ठीक है। तो डेटा का प्रभावी प्रबंधन, ठीक है, प्रभावी मतलब इफिशियंट, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट होता है विद हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है भाई यहाँ पर, हेल्प इन फास्ट सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, बिल्कुल भाई, अगर डेटा आपका अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो उसको हम क्या कर पाएंगे, उसको अच्छे से सर्च भी कर पाएंगे और उसको अच्छे से हम सॉर्ट भी कर पाएंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर करता है, हेल्प करता है किसमें भाई, डेटा को सर्च करने में और डेटा को सॉर्ट करने में, ठीक है। तो तेज सर्चिंग और सॉर्टिंग में क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर हेल्प करता है, ठीक है, ये इसका फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है भाई, ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेज, बिल्कुल भाई, देखिए अगर आपका डेटा अच्छे से मैनेज होगा तो आपका जो मेमोरी है उतना ही यूज होगा जितनी जरूरत है, ठीक है। अगर आपका डेटा इधर उधर रहेगा, मान चलिए अगर ऑर्गेनाइज नहीं है अच्छी तरीके से, तो पर वो मेमोरी क्या करता है, वो ज्यादा खपत करता है, ज्यादा कंज्यूम करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर आपका सारी चीजें सिस्टमेटिकली सेट की जाएंगी तो आपकी मेमोरी भी वहां पर उतनी खर्च होगी जितनी जरूरत है, ठीक है, एक्स्ट्रा मेमोरी खर्च नहीं होगी। तो मेमोरी का बेहतर उपयोग करता है कौन, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। चौथा क्या भाई, कि इंप्रूव एल्गोरिथम परफॉर्मेंस, बिल्कुल भाई, देखिए किसी भी काम को करने के क्या होते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स होती हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम क्या होती है भाई, एल्गोरिथम होती है भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप क्या होती है, प्रोसीजर होते हैं, मतलब मान चलिए कोई भी अगर टास्क करना, आपको कोई भी कोड लिखना है भाई, देखिए कोई भी कोडिंग की जाती है तो कोडिंग करने से पहले उसके लिए एक रफ वर्क किया जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम करके देखते हैं कि भाई इसका आउटपुट क्या आएगा। तो वही चीज है भाई, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप जो हमारा प्रोसीजर होता है, जो प्रक्रिया होती है, उससे ही हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर करता है, इसको इंप्रूव करता है भाई, डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, एल्गोरिथम को इंप्रूव करता है, इसकी परफॉर्मेंस को, ठीक है, ताकि कोई भी एल्गोरिथम है वो अच्छे से काम करे, ठीक है। तो देखिए बाकी का और पढ़ लेंगे, देखिए आगे और पढ़ाऊंगा मैं आपको, टर्मिनोलॉजी में और पढ़ा दूंगा आपको मैं, ठीक है। अभी आगे टॉपिक लिया है मैंने,
इसके बारे में, ठीक है। अब पांचवा क्या है मेरा, हेल्प इन हैंडलिंग लार्ज डेटा। बिल्कुल भाई, अगर मान चलिए आपका बहुत बड़ा डेटा है तो उसको हेल्प करेगा क्या करने में, हैंडल करने में, कौन, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम एक बड़े डेटा को, एक लार्ज डेटा को आसानी से हैंडल भी कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से कर पाएंगे भाई, बिल्कुल कर पाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर इसलिए तो है भाई, डेटा और स्ट्रक्चर इसका नाम ही है डेटा स्ट्रक्चर, डेटा के लिए स्ट्रक्चर तैयार करना ताकि उसको अच्छे से क्या किया जाए, मैनेज किया जा सके, ठीक है, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब फायदे फायदे थोड़ी, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए नुकसान जो होते हैं, कभी किसी चीजों के नुकसान कोई हाई लेवल पे नहीं होते, छोटे छोटे नुकसान जो होते हैं वो छोटे छोटे लेवल पे होते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि कोई चीज अगर पसंद नहीं है तो वो डिसएडवांटेज में भी आ जाती है, ठीक है। अगर बात करें डिसएडवांटेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के, तो कुछ डेटा के डिसएडवांटेज भी लिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथम। भाई आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है तो आपको एल्गोरिथम के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब रिक्वायर्ड है भाई, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ठीक है। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आपको एल्गोरिथम के बारे में इतना तो पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होती है और कैसे काम करती है, ठीक है। देखिए आपका कोई हाई लेवल पे नहीं है, अभी बीटेक नहीं है, तो आपको इतना इन डेप्थ में नहीं जाना है एल्गोरिथम के ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए भाई कि एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है। तो वो रिक्वायर्ड है भाई, तो ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। अगर आपको एल्गोरिथम के बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा यूज करने में, थोड़ा मैनेज करने में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। बट कोई नहीं, मैं देखिए मैं आपको समझा दूंगा अभी एल्गोरिथम के बारे में, आगे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एल्गोरिथम में आपको समझाऊंगा कैसे कैसे काम करती है बेसिक लेवल पर, ठीक है। चलिए और बाकी बात देखिए, सेकंड सेकंड क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन इन सम केसेस। भाई देखिए कुछ केसेस ऐसे ही बन सकते हैं जहां पर डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, कठिन भी हो सकता है इंप्लीमेंट करना, ठीक है। मतलब डेटा स्ट्रक्चर को लागू करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है कुछ केसेस में, ठीक है। कुछ केसेस होते हैं भाई, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहां पर डेटा को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट कोई नहीं भाई, वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज पर, ठीक है। लेकिन आपको देखिए अगर एग्जाम में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज ऐसे लिख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लिखना कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत बेकार होता है, ये वैसी चीज नहीं लिखनी है आपको, ठीक है। चीजें देखिए, आप देखिए ये चीजें जो है इतनी बुरी तो नहीं बता रही है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड का है ना उसने कि अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए बस। तो डिसएडवांटेज बन गया, कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंट होता है, सम केसेस बोला उसने, सभी केसेस में तो नहीं बोला इसने। तो बुरा तो नहीं कह रहे ना हम इसको, बस क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा कुछ केसेस में कठिन हो जाता है, ठीक है। तो यही इसके डिसएडवांटेज बन जाएंगे। तीसरा क्या है कि रॉन्ग चॉइस ऑफ डीएस कैन रिड्यूस द परफॉर्मेंस। बिल्कुल भाई, अगर मान चलिए इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, अभी मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, एरे बताया था, लिंक लिस्ट बताया था, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, ये बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो भाई आप कोई भी अगर डेटा को अगर मैनेज करते हैं तो वहां पर आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन से डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से आप डेटा को मैनेज करोगे। तो अगर आपने वहां पर कोई गलत गलत अगर डेटा स्ट्रक्चर चूज कर लिया तो वहां पर हो सकता है आपकी जो परफॉर्मेंस है डेटा की वो थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है, थोड़ी सी कम हो सकती है, उससे थोड़ी सी घट जाए वो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाओ और आप ये देख पाओ कि कहाँ कौन सा डेटा यूजफुल रहेगा, ठीक है, कौन सा डेटा कहाँ पर आपको यूज करना है, तो ये आपको अच्छे से पता रहे, ठीक है। तो देखिए इसमें भी कोई बुरी बात तो नहीं है भाई, चॉइस ही तो कहा है इसने, ठीक है। तो रॉन्ग अगर गलत चॉइस कर लिया तो परफॉर्मेंस घट सकती है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है जैसे मैंने आपको अभी बताया था, तो उसमें आपको वही डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है जहां पर आपको जरूरत है, ठीक है, किस डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत है। उसके बाद क्या है कि मेमोरी ओवरहीट फॉर सम स्ट्रक्चर। भाई देखिए कुछ डेटा स्ट्रक्चर ऐसे भी है जहां पर मेमोरी थोड़ी सी अतिरिक्त खर्च हो जाती है। जैसे अगर बात करूँ लिंक लिस्ट की, ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या है भाई, जहां पर मेमोरी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्च होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि लिंक लिस्ट होती है वो डेटा के साथ साथ एक पॉइंटर भी होल्ड करती है, ठीक है। तो डेटा के लिए क्या चाहिए भाई, जो डेटा है आपका उसके लिए क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, ठीक है। लेकिन उस डेटा के साथ एक पॉइंटर भी अटैच होकर चलता है, तो उस पॉइंटर के लिए भी मेमोरी की जरूरत होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई कि एक तो हमें डेटा रखना है भाई, उसके लिए मेमोरी चाहिए, उसके बाद अगर उसका पॉइंटर है तो उसको भी मेमोरी दे रहे हैं। तो ये पॉइंटर को जो मेमोरी जाती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, हम मान के चलते हैं कि वो थोड़ी मेमोरी अतिरिक्त खर्च हो रही है, ठीक है, बेकार खर्च हो रही है। तो ये होता है भाई, ठीक है। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि लिंक लिस्ट बेकार है, ठीक है, लिंक लिस्ट का ही बहुत यूज है, बट वहां पर थोड़ा सा अतिरिक्त मेमोरी चली जाती है पॉइंटर के लिए, ठीक है, क्योंकि दो चीजें चलती हैं, डेटा और डेटा का पॉइंटर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये चार डिसएडवांटेज आप एग्जाम में लिख सकते हो खूब अच्छी तरह से, ठीक है। इतना बुरा नहीं लिखना है आपको। डिसएडवांटेज का मतलब ये होता है भाई, ये नहीं होता है कि आप किसी चीज के बहुत बुरा बुरा लिख दें,
ठीक है, तो इतने पॉइंट लिख सकते हो, काफी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब भाई ये चीज बात कर लेते हैं कि हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया क्या है भाई। ठीक है, हमने इसके डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं ये भी देख लिया हमने। ठीक है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे वो तो हम। ठीक है, और एडवांटेज भी देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया। अब भाई ये देख लें कि डेटा स्ट्रक्चर यूज कहाँ हो रहा है भाई। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में आइडिया आ रहा होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करता है, डेटा स्ट्रक्चर। किसके लिए, शेड्यूलिंग के लिए। शेड्यूलिंग क्या होता है भाई, किसी भी टास्क को करने के लिए क्या होती है, ये शेड्यूलिंग बनती है। ठीक है, कोई प्रोसेस होती है, अगर मान चलिए कोई प्रोसेस चलती है, तो कैसे कैसे मान चलिए बहुत सारे प्रोसेस एक साथ आ गई, लोड हो गई, तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, जिसमें देखिए स्टैक भी काम करता है, क्यू भी काम करता है। ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे उनको प्रोसेस किया जाएगा, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो शेड्यूलिंग का मतलब होता है कौन सी प्रोसेस किस समय एग्जीक्यूट होगी और कौन सी प्रोसेस किस समय कंप्लीट होगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। ठीक है, और देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट, देखिए आपने ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है भाई। ठीक है, जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रोसेस जब एक साथ आ जाती है तो उनको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो वहां पर क्या है, वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वहां पर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। ठीक है, हो सकता है कि यूज हो जाए वहां पर, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आ जाए, कि जो प्रोसेस पहले आई है वही पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, जो प्रोसेस बाद में आई वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। या हो सकता है वहां पर अगर प्रायोरिटी लग गई तो हो सकता है वो हायर प्रायोरिटी वाली पहले क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वहां पर। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, डेटाबेस। भाई आपका जो डेटाबेस है वहां पर भी डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। ठीक है, जैसे इंडेक्सिंग के लिए अगर बात करें, आपकी बी ट्री हो गया और हैशिंग हो गया। ठीक है, बी ट्री और हैशिंग क्या होती है, जो डेटा स्ट्रक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो डेटा डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट है, जो क्या करते हैं, जो डेटाबेस में डायरेक्ट उसको हेल्प करते हैं डेटा को मैनेज करने के लिए, इंडेक्सिंग करने के लिए। ठीक है, तो डेटाबेस भी क्या करता है भाई, डेटाबेस भी कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तीसरा क्या भाई, नेटवर्किंग। बिल्कुल भाई, जो आपकी जो नेटवर्किंग होती है, जो राउटिंग एल्गोरिथम होती है, जिसमें ग्राफ काम करता है। क्या काम करता है, ग्राफ। भाई नेटवर्किंग में क्या होता है, बहुत सारे कंप्यूटर जब एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं, एक साथ कनेक्टेड है ना, तो मतलब एक साथ कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो क्या बनता है, वहां पर एक ग्राफ बनकर तैयार होता है। ठीक है, माने तो जैसे चार कंप्यूटर हैं, चार कंप्यूटर जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वहां बन जाता है क्या, ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो वहां ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेटवर्किंग में अगर आपसे अगर पूछता है कि नेटवर्किंग में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो आप बता सकते हो कौन सा, ग्राफ। ठीक है, बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टेट स्पेस ग्राफ इस्तेमाल होता है, उसमें ट्री ग्राफ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो और आगे देखेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आपको। और पांचवा क्या है भाई, वेब एप्लीकेशन। बिल्कुल भाई, आपकी जो वेब एप्लीकेशन होती है वहां पर हैश टेबल इस्तेमाल होती है कैशिंग के लिए। ठीक है, कैशिंग के लिए मतलब क्या होता है, जहाँ पर कुछ कुकीज स्टोर की जाती है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में। पांचवा क्या, सॉरी नेक्स्ट क्या है, कंपाइलर। भाई कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारा कोई भी सिंटैक्स अगर उसको क्या करता है, उसको सिंटैक्स को अगर उसको एग्जीक्यूट करता है, तो सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करते समय वो ट्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है, ट्री स्ट्रक्चर का। ठीक है, कहते हैं ना कंपाइलर एक जगह दूसरी जगह पर मूव भी कर जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर आपने कोई फंक्शन लगाए हैं तो। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है, सिंटैक्स ट्री, तो सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्री स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बात करें गेमिंग। भाई गेमिंग में भी क्या होता है, उसमें पाथ भी देखिए, बहुत सारे पाथ बनते हैं। गेम जब आप खेलते हैं तो उसमें होता है, उसमें बहुत सारे पाथ पहले से बने होते हैं कि आपको कहाँ पर मूव करना है। तो वहां पर क्या यूज होता है भाई, ग्राफ यूज होता है वहां पर। ठीक है, ग्राफिंग, ठीक है, कहते हैं ना ग्राफिक्स यूज होते हैं वहां पर। ठीक है, वहां पे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। उसके बाद फाइल सिस्टम, बिल्कुल भाई हायरार्की ट्री स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है आपके फाइल सिस्टम में। ठीक है, फाइल सिस्टम जब बहुत सारे फोल्डर्स बनते हैं तो वो ट्री के फॉर्म में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको 8 ऐसे यूज बता दिए जहाँ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर को हल्के में मत लेना भाई। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को हल्के में नहीं लेना, डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसकी एक एक लाइन, एक एक चीजें आपको खूब अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और देखिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपका, जितना आपका सिलेबस में वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ी, देखिए मुझे अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको अलग से भी कुछ चीजें प्रोवाइड करूंगा जो आपके इन फ्यूचर काम आने वाली हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं हम आगे। अब देखिए पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और वो मैंने टॉपिक लिया था इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर ऊपर। तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया होगा कि एक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या इसके फायदे, क्या क्या नुकसान है। ठीक है, कहाँ पर इसका यूज हो रहा है
और डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, और ये आपके सिलेबस में टॉपिक है, पहला टॉपिक है ये, ठीक है। वो तो मैंने इंट्रोडक्शन बताया, मैंने अपनी तरफ से बताया आपको, ठीक है, ताकि देखिए कुछ चीजें बेसिक क्लियर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है भाई, ठीक है, एक डेटा स्ट्रक्चर में ऐसी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो देयर आर सम बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि भाई देखिए सबसे पहले तो आपका डेटा ही है, ठीक है। भाई टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, पार्ट होता है भाई छोटे छोटे पार्ट, एक डेटा स्ट्रक्चर के जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से होते हैं। जैसे एक डेटा हो गया, क्या है भाई, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। एलिमेंट हो गया भाई, तो एलिमेंट क्या है, वो भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। फील्ड क्या होते हैं भाई, भाई डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले, उनको इंप्लीमेंट करने से पहले आपको डेटा के बारे में पता होना चाहिए, एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, फील्ड क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, रिकॉर्ड क्या होता है ये पता होना चाहिए, कीज क्या होती है ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, इंडेक्स क्या होती है ये पता होना चाहिए, पॉइंटर क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम क्या होती हैं, और आपकी जो फ्लो चार्ट क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया ना एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, इनको भी मैं आपको यहीं पर समझा दूंगा खूब अच्छे से, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में अलग से नहीं टॉपिक दिया गया है कि एल्गोरिथम क्या होती है, फ्लो चार्ट क्या होती है। इस बार क्या किया है, आपके सिलेबस में काफी सारी चीजें काट दी गई है, ठीक है, काट दी गई मतलब कम कर दी गई है। हालांकि जो पहले वाला सिलेबस था उसमें शायद थी, ठीक है, उसमें थी, लेकिन इसमें क्या आप बंद कर दी गई है, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है, देखिए मैंने 10 टर्मिनोलॉजी ली है, ठीक है, 10 टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊंगा, और 10 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इसने देखिए इसने खुद से नहीं बोला है कि टर्मिनोलॉजी ये समझाइए, इसने सिर्फ बोल दिया कि बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताइए। तो आपके लिए मैंने 10 टर्मिनोलॉजी ली और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए फटाफट से सभी के बारे में समझ लेते हैं एक एक करके। तो डेटा क्या होता है भाई, सबसे पहले समझ लेते हैं डेटा क्या होता है। हालांकि आपको इतनी नॉलेज तो वैसे भी होगी कि डेटा क्या होता है भाई। डेटा हम किसे कहते हैं भाई, डेटा इज ए रो, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। क्या होता है फैक्ट एंड फिगर, मतलब एक रॉ डेटा, ठीक है, रॉ का मतलब होता है रॉ मटेरियल होता है ना, एक कच्चा माल जो होता है, कच्चा पदार्थ जो होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं, ठीक है। जो अनऑर्गेनाइज क्या होता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, और फैक्ट एंड फिगर, ठीक है, मतलब उसके बारे में कोई भी नॉलेज जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज ना हो, तो उसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी नंबर, देखिए नंबर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, टेक्स्ट में हो सकता है, इमेज हो सकती है आपका, साउंड हो सकता है, ठीक है, मेजरमेंट हो सकती है कोई भी, डेट हैव बीन प्रोसेस्ड, ठीक है, जो प्रोसेस्ड नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना जो ऐसा डेटा, ऐसा इन्फॉर्म मतलब ऐसा हमारा कुछ नंबर्स, ऐसे टेक्स्ट या ऐसे इमेज जो क्या नहीं है, प्रोसेस्ड नहीं है, ठीक है। और व्हेन डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एंड गिवन मीनिंग, ठीक है, इट बिकम द इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए इंफॉर्मेशन बन जाता है, वो क्या बन जाता है, फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाता है क्या, हमारा डेटा, ठीक है। कहते हैं ना, देखिए अगर कोई हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या कहते हैं, डेटा कहेंगे, लेकिन उसको अगर ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा अच्छे से, उसको अच्छे से प्रोसेस किया जाएगा, जिसका एक मतलब निकलता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक डिसीजन लिया जा सकता है, वो क्या बन जाता है, फिर वो बन जाता है एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कहते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड मटेरियल, ठीक है, और डेटा क्या होता है, रॉ मटेरियल, ठीक है, अनप्रोसेस्ड, ठीक है। तो इतना क्लियर है ना भाई, इतना क्लियर है सभी का। और आई थिंक ये बेसिक नॉलेज है, बेसिक चीज है जो आपको पहले भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो डेटा भाई रॉ मटेरियल, और इन्फॉर्मेशन मतलब ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है, मतलब डेटा को जब ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है तो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, जिसका एक मतलब निकलता है, ठीक है। तो देखिए हिंदी में क्या है कि डेटा के कच्चे तत्व, देखिए है ना, डेटा क्या होता है, कच्चे तत्व और आंकड़े होते हैं, ठीक है। कच्चे तत्व का मतलब कच्चा है वो, ठीक है, जो असंगठित है, मतलब संगठित नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है अभी तक, ठीक है। ये संख्या हो सकती है, टेक्स्ट, इमेज, माप हो सकता है, ठीक है, जिसे संसाधित प्रोसेस नहीं किया गया, ठीक है, जिसे प्रोसेस नहीं किया गया अभी, ठीक है, जिसके आधार पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। और जब डेटा को व्यवस्थित करके उसे अर्थ दिया जाता है तो वह सूचना बन जाता है, क्या बन जाता है, तो वो सूचना बन जाता है, मतलब इंफॉर्मेशन बन जाता है वो, ठीक है। इतना क्लियर है ना भाई, हिंदी में भी देख लीजिए वही चीज लिखी हुई है। तो जो स्टूडेंट हिंदी वाले वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों में लेकर चल रहा हूँ मैं। तो पॉलिटेक्निक भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में चलती है, ठीक है। अब देखिए बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए इसमें टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर रीडिंग हो गया, तो ये क्या भाई, ये डेटा है अभी, ठीक है, इसका कोई मतलब तो है नहीं। अब देखिए टेम्परेचर के पीछे अगर आप उसका डिग्री नहीं लगाएंगे कि सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, केल्विन है, तो जब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और टेम्परेचर आपको बताना ही पड़ेगा भाई, किस चीज का टेम्परेचर है, मौसम का टेम्परेचर है, किसी इंसान का टेम्परेचर है, किसी मशीन का टेम्परेचर है। तो अभी तक आपने ये तो बताया नहीं, आपने सिर्फ लिख दिया टेम्परेचर रीडिंग, तो इससे हमारा कोई अर्थ तो निकलता नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद मैंने नाम लिख दिए, नाम लिख दिया मैंने आरव, ठीक है, प्रिया, जॉन, तो इससे भाई क्या पता चल रहा है हमें,
भाई इस नाम से कोई पता थोड़ी चल रहा है, जब तक इनकी कोई पर्टिकुलर टास्क के बारे में पता नहीं चलेगा, आरब कौन है, क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन नहीं में आएगी, हमारे पास सारा डेटा नहीं आएगा, तब तक हम किसी भी डिसीजन पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, प्रिया क्या है, एक नाम है भाई, इस नाम से कोई पता थोड़ी चल रहा है कौन प्रिया है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या है भाई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी, तब हम पता कर सकते हैं भाई कौन है ये। ठीक है, सर्वे प्रोसेस, देखिए सर्वे रिस्पॉन्स, ठीक है, ये क्या है, यस नो कह दिया, मे भी हो सकता है। तो भाई यस नो सर्वे, भाई सर्वे जब करेंगे, सर्वे का मतलब होता है भाई किसी चीज का अब हम छानबीन करते हैं। ठीक है, तो वही चीज वही है। ठीक है, तो वो सारी चीज जब तक हम 100% रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि यस या नो, यस नो करने से कोई वो तो पता चलता है हमें। ठीक है, तो दिस इज द डेटा। चलिए अब बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं एलिमेंट पे। ठीक है, तो एलिमेंट की अगर बात करें तो एलिमेंट क्या होता है भाई, तो डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, डेटा स्टोर करता है, सो इट कैन बी यूज इफिशियंटली, जिसे हम आसानी से यूज कर पाए। ठीक है, तो देखिए डेटा की जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है, आपको एलिमेंट लिख लेना है। ठीक है, तो वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज एलिमेंट, देखिए जो एलिमेंट होते हैं यहाँ पे आप एलिमेंट लिख लें। ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेरा, ठीक है, एलिमेंट लिखना था यहाँ पर, मतलब एलिमेंट का मतलब होता है भाई जो आपके दीदी की एरे है। ठीक है, एरे की अगर बात करें, देखिए क्या क्या होल होल चल रहा है ये। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एलिमेंट लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, एलिमेंट भी लिख देता हूँ, एलिमेंट, ये यानी क्या हो जाता है इसको भाई, जल्दी जल्दी लिख दे, एलिमेंट। ठीक है, अगर थोड़ा सा हैंग हो जाता है ये। ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, और उल्टा भी चल जाता है। चलिए, एलिमेंट है। ठीक है, ये यहाँ पर, तो एलिमेंट देखिए यहाँ से समझिए, देखिए एग्जांपल से समझिए, आपका एरे है। ठीक है, ये एरे है, तो एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं वो क्या बन जाते हैं, एलिमेंट बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज द एलिमेंट। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। तो डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर और संग्रहित करने के लिए व्यवस्थित तरीका एक तरीका है। ठीक है, ताकि उसका कुशलता दक्षता से उपयोग किया जा सके। ठीक है, डेटा भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेटा हम बात करें एलिमेंट की, एलिमेंट का मतलब होता है किसी डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट। ठीक है, जैसे एरे के जो वैल्यूज है, ठीक है, जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, और ये 15 हो गया, ये क्या है, एलिमेंट्स है। ठीक है, ठीक है, तत्व। चलिए बात करते हैं फील्ड क्या होता है भाई, फील्ड की बात करते हैं, फील्ड इज ए सिंगल पीस ऑफ डेटा इनसाइड ए रिकॉर्ड। भाई एक रिकॉर्ड के अंदर जो सिंगल पीस होता है उसे कहते हैं क्या, फील्ड कहते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कहते हैं। मतलब जैसे आप देखिए, इस चीज को आप ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए टेबल बनाते हैं ना भाई, जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल में क्या बनता है, रो और कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो फील्ड को आप क्या बोल सकते हैं भाई, फील्ड को आप बोल सकते हैं क्या, कॉलम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, कॉलम। भाई इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम कॉलम भी कह देंगे। ठीक है, क्या कह देंगे इसको भाई, कॉलम, तो इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा बड़ा ही वो चल जाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, चलिए अब ये सही हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं भाई, कॉलम भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो हम कॉलम भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए आपने टेबल पढ़ी होगी ना, अपनी टेबल पढ़ी होगी, तो आपने वहां पर रो और कॉलम पढ़े होंगे भाई। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कॉलम कह सकते हैं। ठीक है, कॉलम, भाई ये टेबल होती है ना भाई, जैसे मान के चलिए ये एक टेबल है भाई, ये क्या है, ये टेबल है। ठीक है, क्या हो जाता है इसको, ये एक सेकंड हुई इसको, बराबर क्या हो जाता है। ठीक है, मतलब देख मान चलिए, देखिए ये आपकी क्या बनती है, एक टेबल बनती है। ठीक है, तो टेबल में क्या होता है भाई, ये टेबल जो बनकर तैयार होती है, तो इसमें क्या होते हैं भाई, ये आपकी कॉलम होती है। ठीक है, ये आपकी कॉलम्स होती हैं, और यहाँ पर क्या बनती है, फिर रोज बनती है। ठीक है, इस तरह से आपकी रोज भी तैयार होती हैं तो टेबल में। ठीक है, तो वही सी बात कर रहे हैं। तो जो कॉलम जो होती है, ठीक है, ऊपर से क्या बनते हैं, कॉलम बनते हैं। ठीक है, इसमें कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है, लेकिन इधर से अगर बात करूँ तो क्या बन जाती है, ये रो बन जाती है। ठीक है, दिस इज द कॉलम। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं क्या भाई, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, क्या है, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या हमारी, ये मेरी रो है भाई। ठीक है, ये क्या है, मेरी रो। ठीक है, तो देखिए इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको वैसे भी है। ठीक है, तो फील्ड की अगर जो बात कर रहा हूँ वो क्या भाई, रो और कॉलम। ठीक है, तो फील्ड मीन्स होता है, जैसे मान चलती है एग्जाम्पल में लिख दिया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दिया, देखिए नेम है। ठीक है, नेम हो गया, एज हो गया, रोल नंबर हो गया। देखिए मान चलिए इसमें नेम लिखा हुआ है, इसमें एज है, इसमें रोल नंबर है, इसमें कॉन्टैक्ट है। ठीक है, तो वही चीज है भाई, कॉलम दे रहा जाता है, फील्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर रिकॉर्ड्स की, तो रिकॉर्ड्स क्या होते हैं भाई, रिकॉर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। बिल्कुल भाई, इसमें देखिए बहुत सारे को, देखिए अगर एक रो की अगर बात करें तो एक दो तीन चार, चार कॉलम्स आ गए, तो वही चीज है, रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड्स की बात करें, देखिए इसमें नेम भी आ जाएगा,
इसमें एज भी आ जाएगा और इसमें रोल नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अगर बात करूँ तो देखिए 4 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर नेम हो सकता है, यहाँ पे एज हो सकती है, यहाँ रोल नंबर हो सकता है, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। ठीक है, फील्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे हम कॉलम रो और कॉलम बोलते हैं। ठीक है, बेस क्या बोलते हैं हम, रो और कॉलम बोलते हैं। लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं भाई इसको, यहाँ पर बोलते हैं हम क्या इसको, फील्ड और रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, कुछ चीजों के नाम आपको पता रखने हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं अब आगे, अब बात आगे करते हैं। तो सबसे बाद इसमें क्या है फिर कीज। तो भाई कीज क्या होती है भाई, जब आपने डेटाबेस पढ़ा होगा तो आपने देखिए डेटाबेस में भी आपने देखा होगा कीज क्या होती है भाई। कीज का यूज होता है किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे आपका रोल नंबर होता है, रोल नंबर क्या होता है भाई, एक यूनिक आईडी है। ठीक है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कॉलेज वालों के लिए हेल्प होती है। ठीक है, बिकॉज जिससे पता चलता है कि ये आईडी से पता चलता है कि आप हैं, कोई और दूसरा नहीं है। ठीक है, तो की इज द यूनिक वैल्यू होती है भाई, क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है, तो जिसकी होगी उसी के पास होगी, किसी दूसरे के पास डुप्लीकेट नहीं होगी। ठीक है, जो यूज होती है आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, भाई रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। रिकॉर्ड मीन्स रो की बात कर रहे हैं, अब ध्यान रखना भाई। ठीक है, जब जब मैं रिकॉर्ड की अगर बात करूं तब पता रहना चाहिए आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वहां पर मैं रो की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, रो की। ठीक है, देखिए ये हो जाता है बार बार। चलिए ठीक है, ध्यान रखना आपको। जैसे रोल नंबर हो गया, एग्जाम्पल देखिए, रोल नंबर हो गया आपका। ठीक है, स्टूडेंट का डेटाबेस में डेटाबेस टेबल बनाया आपने, उसमें रोल नंबर रख दिया, क्या है वो, एक कीज का काम करेगा। ठीक है, इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडेक्स टेल द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, भाई एलिमेंट की जैसे आपका एरे होता है, भाई एरे में जो हमारी वैल्यूज होती है, एग्जांपल देखिए यहाँ पर। ठीक है, एरे हमारा, ठीक है, एरे में 3 क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट है, 10 20 30, तो इनकी क्या होगी, इंडेक्स सेट होगी। ठीक है, पहले की इंडेक्स क्या होगी, 0 होगी, भाई 10 किस पर है, 0 पर है, 20 किस पर है, 1 इंडेक्स पर है। ठीक है, और जो मेरा तीसरा एलिमेंट है वो 2 इंडेक्स पर है। ठीक है, देखिए इंडेक्स जो होती है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्स की जब हम बात करते हैं भाई, जब भी हमारी इंडेक्स स्टार्ट होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग जो इंडेक्स की वो 0 से होती है। ठीक है, 0 से होगी। ठीक है, ये यहाँ पर मैं ऊपर लिखता हूँ इसको। ठीक है, स्टार्टिंग की अगर बात करूँ, इंडेक्स स्टार्टिंग जो होती है वो कहाँ से होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1। ठीक है, 2, 3। ठीक है, तो क्या होती है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान होना चाहिए, ये तो पता भी होगा आपको। ठीक है, इतनी बेसिक तो आपको नॉलेज होगी कि एक इंडेक्स जो होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है, बात करते हैं आगे। पॉइंटर की अगर बात करें भाई, पॉइंटर क्या होते हैं, तो पॉइंटर स्टोर एड्रेस ऑफ द अनदर लोकेशन इन मेमोरी। अब देखिए आपने अगर सी पढ़ी होगी तो सी लैंग्वेज में भी आपने देखा होगा पॉइंटर यूज किया होगा आपने। ठीक है, वहां पर आपने एक वेरिएबल्स, देखिए एक तो होता है नॉर्मल वेरिएबल्स बनाया होगा आपने। ठीक है, जिसमें आप डेटा रख सकते हैं, इंट टाइप का होगा, फ्लोट का, केयर का, जो भी टाइप का होगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ साथ आप किसी भी टाइप का एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, जो क्या करता है, जो वैल्यू ना होल्ड करके उस वैल्यू का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, जो मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट पॉइंट करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कहाँ यूज होगा इसका, भाई इसमें इसका यूज होगा कहाँ पर, आपके लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब जब लिंक लिस्ट पढ़ाऊंगा मैं, देखिए जब लिंक लिस्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं पॉइंटर की बात करूंगा, क्योंकि वहां पर एक पॉइंटर आएगा और एक आएगा आपका डेटा। ठीक है, क्योंकि वहां 2 चीज लगती है। ठीक है, एक एड्रेस होगा, डेटा होगा, और वहां पर एक पॉइंटर होगा। ठीक है, 2 पार्ट होंगे उसमें। ठीक है, तो पॉइंटर भाई इतना ही ध्यान रखना आपको, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो क्या करता है, जो नॉर्मल वैल्यू होल्ड ना करके उस वैल्यू का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको, और देखिए सी में भी आपने पढ़ा होगा ये। नेक्स्ट क्या है भाई, ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं इस पर, तो देयर आर द एक्शन। भाई ऑपरेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होते हैं भाई, एक्शन होते हैं। क्या होते हैं, इन्हें एक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य। ठीक है, वी कैन परफॉर्म ऑन द डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा स्ट्रक्चर पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा ना भाई। ठीक है, ऑपरेशन मीन्स जैसे इंसर्ट, इंसर्ट कर रहे हैं, ऐड करना, डिलीट मतलब रिमूव करना, ट्रैवल का मतलब विजिट करना और एलिमेंट को, सर्च मतलब फाइंड करना, सॉर्ट मतलब अरेंज करना। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑपरेशन ही तो है जो डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब देखिए इसको आपको थोड़ा सच्चे समझना है एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, मैंने यहाँ पर एल्गोरिथम लिख दिया है। अब देखिए आप इसको अच्छे से थोड़ा सा समझिए कि एल्गोरिथम क्या होती है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखिए आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट इस बार हटा दिया गया है। ठीक है, बट मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या होती है भाई, तो एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप, क्या है, प्रोसीजर। क्या भाई, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, या कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, या कह सकते हैं परफॉर्म ए टास्क। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, या फिर किसी
टास्क को स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना। तो जो स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो अब याद रहेगा आपको एल्गोरिथम क्या है, इससे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या कह सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं किसी कार्य को करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है ना। और देखिए हिंदी में लिखा हुआ एल्गोरिथम एक चरण दर चरण प्रक्रिया है, यह निर्देश का समूह है, ठीक है, जिसका उपयोग किसी समस्या को हल करने, ठीक है, या फिर कोई कार्य को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। अब देखिए एग्जांपल देखिए, आपको एल्गोरिथम कैसे लिखना है आपको। ठीक है, अगर एल्गोरिथम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे भाई, मान चलिए आपका पहला जो मैंने लिख दिया कि ऐड 2 नंबर, आपको 2 नंबर ऐड करने हैं। ठीक है, और देखिए 2 नंबर को ऐड करने का आप कोड तो लिख सकते हो आराम से, सी में आपने लिखा हुआ, बट उसको लिखने के लिए, ठीक है, किन किन चीजों की जरूरत होगी, कैसे प्रक्रिया फॉलो करेगी, तो उसका बारे में अगर हम कोई 4 लाइन लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि भाई ऐसे ऐसे आपको प्रोग्राम लिखना है, ऐसे ऐसे आपको ये चीजें लेनी है, इतने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे चीजें आपको प्रिंट करनी है, तो उस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए यहाँ पर। तो एल्गोरिथम का पहला रूल होता है कि पहला आप पॉइंट आपका स्टार्ट होगा और एंड का पॉइंट आपका एंड दिखाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्ट कर दिया मैंने, कहते हैं स्टार्ट। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या भाई मेरा, दूसरा स्टेप बताया मैंने कि इनपुट 2 नंबर। भाई देख मान के चलिए अगर आपको 2 वैल्यूज को क्या करना है, अगर ऐड करना है 2 नंबर्स को, तो इनपुट करने होंगे आपको 2 नंबर कम से कम। ठीक है, जिसमें ए हो गया एक, ठीक है, ए हो गया और दूसरा हो गया मेरा बी। ठीक है, तो 2 नंबर आपको ऐड करने होंगे ए और बी, जो कि भाई 2 वैल्यूज को ऐड करने के लिए 2 वेरिएबल्स भी आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर दिया। ठीक है, ए प्लस भी कर देंगे इसको। ठीक है, क्या कर देंगे यहाँ पर, ए प्लस भी कर देंगे। ऐड का मतलब क्या है, आप क्या करोगे वहां पर भाई क्या करोगे, ए प्लस बी कर दोगे। ठीक है, ए प्लस बी हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, उसको सम कर देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद क्या भाई, उसको वहां प्रिंट कर देंगे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट कर दो। जो सम आया है, देख सम क्या एक वेरिएबल है। ठीक है, मतलब मान चलिए मेरा सम था यहाँ पर। ठीक है, सम लिया मैंने और सम में क्या किया मैंने, सम में क्या किया मैंने, ए प्लस बी को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। तो इसमें क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करके किसमें चला गया, सम में चला गया। ठीक है, सम को क्या कर दिया मैंने, प्रिंट कर दिया यहाँ पर, मतलब डिस्प्ले कर दिया और आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, मान चलिए मैं यहाँ ए की वैल्यू, देखिए मान चलिए मैं ए की वैल्यू यहाँ पर 10 कर दूं, ठीक है, और बी की वैल्यू में यहाँ पर 20 कर दूं। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर भाई, 2 वेरिएबल्स ले लिए मैंने। ठीक है, दोनों को ऐड किया, ऐड करके किस में डाल दिया, सब में डाल दिया। सम इक्वल टू किया मैंने और 10। ठीक है, देखिए अब 10 भी ले सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 10 में ए और बी लेता हूँ। ठीक है, तो मैं लेता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी किया, तो उसके बाद क्या होगा भाई, तो सब में क्या पड़ा भाई मेरा यहाँ पर, तो सब में देखिए 10 और प्लस 20। ठीक है, दोनों आ गया और सब में इक्वल टू कितना बन गया मेरा यहाँ पर, मेरा बन गया कितना 30। तो क्या कर देंगे, 30 को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, 30 क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर, प्रिंट हो जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, इसको प्रिंट कर देंगे, बात फाइनल हो जाएगी। ठीक है, मेरा आंसर हो गया क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, इतना आई थिंक क्लियर हो गया आपका। देखिए अब बात करते हैं फ्लो चार्ट पर। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होती है भाई, तो फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो फ्लो चार्ट इज द डायग्राम। फ्लो चार्ट क्या भाई, एक डायग्राम है। ठीक है, डेट शो द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस यूजिंग सिंबल एंड एरो। ठीक है, 2 चीज ध्यान रखनी है आपको, सिंबल्स एंड एरोस। तो हमारी जो फ्लो चार्ट होती है वो क्या करती है भाई, वो देखिए अब इसमें अगर नॉर्मल मैं बात करूं, तो जो अभी मैंने आपको एल्गोरिथम समझाई, ठीक है, अभी मैंने जो आपको 9 स्टेप जो समझाया था एल्गोरिथम, तो ये क्या थी भाई, किसी कार्य को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका था। ठीक है, जो थ्योरेटिकली था। ठीक है, जैसे मैंने सारे टॉपिक लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, लाइन लिख दी मैंने कि ऐसे ऐसे होगा भाई, ऐसे ऐसे आपको करना है। लेकिन जब बात आ जाती है फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट क्या कहता है भाई, इसमें चलते हैं क्या, डायग्राम। क्या चलते हैं, डायग्राम। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यदि हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये समझिए उसको कहते हैं क्या, हम क्या, फ्लो चार्ट। ठीक है, मतलब अपनी जो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई प्रक्रिया है या कोई प्रोसेस है, उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद और डायग्राम, तो उसको कहते हैं क्या, फ्लो चार्ट। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आप सभी को। तो फ्लो चार्ट एक डायग्राम होता है डेट शो करता है स्टेप्स ऑफ प्रोसेस यूजिंग द सिंबल्स एंड एरोस। ठीक है, इट विजुअली एक्सप्लेनेशन, क्या भाई ये क्या है, विजुअली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, मतलब विजुअल का मतलब होता है ग्राफिकल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन होता है हाउ ए प्रोग्राम या एल्गोरिथम वर्क, भाई एक प्रोग्राम कैसे काम करेगा और एक एल्गोरिथम कैसे काम करेगी, उसका एक क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या कह सकते हैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर आपको सारी चीजें क्या होंगी, ग्राफिकली दिखाई देती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लो चार्ट एक ऐसा चित्र होता है जिसको प्रतीकों और तारों का उपयोग करके प्रक्रिया के चरणों को दिखाया जाता है
कि क्या क्या चरण चल रहे हैं आपके, ठीक है। यह दृश्य रूप से समझाता है, ठीक है, बिल्कुल। और किस और कि कोई प्रोग्राम या एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आप, ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर। अब देखिए ये एग्जाम्पल वही है सेम टू सेम जो मैंने अभी पीछे लिया था, ठीक है। मैंने क्या किया, 2 नंबर को ऐड किया यहाँ पर, ऐड 2 नंबर, ठीक है। तो सीधा सा मैंने स्टार्ट किया, इनपुट किया, ठीक है, और मैंने ऐड कर दिया और मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया, मतलब प्रिंट कर दिया और मैंने ऐड कर दिया। तो ये मेरी क्या थी, ये थी मेरी क्या, एल्गोरिथम, ठीक है। मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा भाई एल्गोरिथम, ठीक है। ये मेरी क्या थी, ये थी मेरी ये क्या हो गया भाई, एल्गोरिथम, ठीक है। ये थी मेरी क्या, एल्गोरिथम, ठीक है। ये मेरी एल्गोरिथम, बिकॉज ये क्या है, ये मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसी को अगर मैं कैसे लिख दूं भाई, पूरी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, अगर मैं इसी पूरी चीज को, क्या हो गया, ठीक है, अगर इसी पूरी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दूं, देखिए ये क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्या भाई, ये मेरी क्या है, ये मेरी मानी जाएगी क्या भाई, जिसको मैं क्या कहूंगा, इसको कहूंगा मैं अपना फ्लो चार्ट, ठीक है। ये बन जाएगा मेरा क्या, फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट, देखिए इसके नाम में ही है फ्लो और चार्ट, ठीक है। ये बन जाएगी मेरी क्या, फ्लो चार्ट, ठीक है। दिस इज माई फ्लो चार्ट, क्योंकि इसमें क्या कर रहा हूँ भाई, देखिए इन्हीं सारी चीजों को दिखा रहा हूँ। ये पहला स्टेप है मेरा, ठीक है, ये मेरा 1 स्टेप हो गया ये, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया, 2 वैल्यूज ले लिए मैंने, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या मेरा, मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया, चौथा हो गया। पांचवा क्या, मैंने इसको एंड कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, और यहाँ पर इन्हीं 5 पॉइंट को मैंने क्या किया, डायग्राम के दिखाया है। अब जो इसके अंदर जो यूज हो रहे हैं, ठीक है, एरो तो आप दिखा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब जो इसमें डायग्राम यूज हो रहे हैं, इनको आपको पढ़ना होता है भाई। फ्लो चार्ट में कुछ स्पेशल डायग्राम होते हैं, देखिए स्टार्ट और एंड के लिए ये डायग्राम सेम यूज किया गया है, ठीक है, ओब्लिक बोलते हैं। उसके बाद देखिए अगर कोई इनपुट लेना है और डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, बट क्या थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, ये राइट साइड पे। ये क्या है, ये रेक्टेंगल है प्योर, ठीक है, जिसमें हम कोई चीज प्रोसेस करते हैं। तो ये आपको फ्लो चार्ट में कुछ डायग्राम आपको देखने पड़ते हैं, डायग्राम आपको याद होने चाहिए, तभी आप अगर किसी फ्लो चार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सीधा सा है, ये एल्गोरिथम हो गया, ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। इसी चीज को मैंने डायग्राम के माध्यम से समझा दिया, स्टेप बाय स्टेप। 5 स्टेप मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, और 5वां मेरा काम हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ कि फ्लो चार्ट में कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके आपके उसमें आपके जो एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि इसके बारे में पूछा जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं बोला गया है कि फ्लो चार्ट क्या है और एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। ये तो मैं आपको ये समझिए खुद से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे नहीं सिर्फ बेसिक टर्मिनोलॉजी बोल दिया। अगर ये अलग से देता आपके सिलेबस में, आपके टॉपिक अगर अलग से इंक्लूड करता कि फ्लो चार्ट क्या है समझाइए, तो वो समझिए फिर आपको एग्जाम में आने की संभावना इसकी 100% रहती। लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है, टॉपिक्स में नहीं लिखा है उसने, तो ये आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए भाई कम से कम, ठीक है। अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप, तो आपको कम से कम इसके बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको अच्छे से होनी ही चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए मैं कुछ आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, उस डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं आपको। डायग्राम की बात करूँ, देखिए कुछ मोस्ट कॉमन डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। क्या है यहाँ पर, कुछ मोस्ट कॉमन डायग्राम है, ठीक है, कुछ मोस्ट कॉमन डायग्राम है आपको यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए मोस्ट कॉमन डायग्राम मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन डायग्राम, ठीक है। कौन कौन से हैं भाई, देखिए सबसे पहला क्या है, ये टर्मिनेटर, ठीक है, जो देखिए इसके नाम लिखा है उसके अंदर ही टर्मिनेटर, मतलब अगर किस चीज को आपको टर्मिनेट करना है तो आप यूज करोगे इस सिंबल का, ठीक है। टर्मिनेट देखिए, अब इसमें अगर मैं बात करूँ, इसमें कहाँ टर्मिनेट किया था भाई, ये शब्द कहाँ यूज हुआ था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हुआ था और एंड में हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग और एंड करने के लिए टर्मिनेटर का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। डिसीजन, मान चलिए कोई डिसीजन लेना है, तो आप इस डायमंड बटन का इस्तेमाल करोगे, चित्र का इस्तेमाल करोगे किसी डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। प्रोसेस करने के लिए आप रेक्टेंगल इस्तेमाल करोगे, तो देखिए मैंने अभी इस रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया था मैंने, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल किया था, देखिए ये रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका इस्तेमाल किया मैंने भी, ठीक है। प्रोसेस, देखिए प्रोसेस तो हो रहा था, 2 नंबर को ऐड कर रहा था मैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट अगर दिखाना है आपको, तो दिखा सकते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं सिंबल से। स्टोर दिखाना चाहते हैं, स्टोर दिखा सकते हैं, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज को इसके दिखा सकते हैं, टैब डेटा को दिखा सकते हैं, डेटाबेस का सिंबल ये है, ठीक है। इनपुट आउटपुट लेना है, देखिए इसका भी इस्तेमाल किया मैंने भी, ठीक है। इनपुट आउटपुट, भाई मैंने क्या कहते हैं, यहाँ इनपुट ही तो लिया था, देखिए एक तो इनपुट मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, और मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। आउटपुट क्या है भाई, ये इनपुट हुआ था, ये डिस्प्ले क्या हुआ, आउटपुट ही तो हुआ मेरा, ठीक है, तो आउटपुट कर दिया मैंने, क्लियर है ना। और उसके बाद क्या भाई, उसके बाद देखिए ये डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, मैनुअल ऑपरेशंस मर्ज करने के लिए, ठीक है, मैनुअल इनपुट या कनेक्टर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंपोर्टेंट है
इनको आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। जब आगे इन फ्यूचर में जब आपको काम पड़े तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगर आपके सिलेबस में दिया होता तो मैं इसको खूब एक्सप्लेन के साथ और ज़्यादा पढ़ाता, बट मैं इसको आपको सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ उसकी, ठीक है। आपको इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर है ना सभी का? चलिए, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए, तो यहाँ तक देखिए अब आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक, ठीक है। 10 बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको समझा दी फ्लो चार्ट तक, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आता है तो आप कम से कम इसमें देखिए, अगर एग्जाम में आ जाता है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी बताइए, तो आपको कम से कम 5-6 तो आपको बतानी पड़ेगी वहाँ पर, ठीक है। 5 से बता सकते हैं आप। उसमें अगर फ्लो चार्ट और एलोथम बताते तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है, इसके बाद एक टॉपिक और है हमारा, कौन सा है वो? ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 2 टॉपिक्स और बचे हमारे भी। देखिए टाइम कितना हो गया? टाइम देखिए 50 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसका। अब देखिए मुझे लग रहा है ये 1.5 घंटे की वीडियो जाएगी कम से कम, ठीक है। बट कोई नहीं, एक यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपको बार बार बहुत सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो में आपका पूरा यूनिट कंप्लीट, ठीक है। आपको बहुत सारी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक वीडियो में आप देखें उसमें आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा। चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन और डेटा स्ट्रक्चर। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो भाई डेटा स्ट्रक्चर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, ठीक है। 2 मेन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? पहली होती है भाई प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको टाइप भी कहेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई, इसको टाइप भी कहेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ये ना समझे कि सर ये क्लासिफिकेशन है या टाइप है, ये टाइप भी है आपके, ठीक है। ये टाइप भी है भाई, ये टाइप भी है आपके, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी है आपके, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ये मत सोचना कि सर ये, देखिए अभी अगर एग्जाम में आ गया, मान चलिए एग्जाम में आ गया, एग्जाम में उसने बोला कि भाई डेटा स्ट्रक्चर के टाइप बताइए, तो आप ये मत सोचना कि सर हमने तो क्लासिफिकेशन पढ़े, डेटा स्ट्रक्चर टाइप तो पढ़े ही नहीं हमने। तो आप भाई यही टाइप है आपके और यही आपके डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही आपके टाइप और यही आपके डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अगर बात की जाए टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की, तो 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन की अगर बात की जा रही है तो आप इन्हीं 2 का ही नाम लोगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना भाई, ऐसा मत करना कि भाई कि एग्जाम में टाइप्स पूछ ले, आप कहोगे सर हमने टाइप तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। तो यही होते हैं, दोनों टाइप्स ही बोलेंगे, इसको क्लासिफिकेशन ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों के बारे में, पढ़ लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या है और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे भाई, देखिए अब देखिए क्लासिफिकेशन है तो थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं डेटा स्ट्रक्चर को। तो देखिए हमें यहाँ लिख दिया, मैं सबसे ऊपर क्या है? डेटा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर ये मेरा रूट है, ठीक है, यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले मैंने कितने भाग में डिवाइड किया, इसको 2 भाग में, ठीक है। पहला भाग मेरा ये बन गया, ठीक है, पहला भाग मेरा ये बन गया और दूसरा भाग मेरा ये बन गया, ठीक है। दूसरा मेरा ये है, ठीक है। तो आपका जो डिवाइड होता है कितने टाइम में होता है? 2 टाइप्स में, ठीक है। तो इसको देखिए क्लास, देख इसको हम टाइप भी कहेंगे, ठीक है। इसको हम में लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन, क्या हो रहा है भाई? ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। या आप क्या बोल, क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं क्या भाई? इसको बोलेंगे क्या फिर? ठीक है, चलिए ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो हो गया ऊपर, चलिए मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, मैंने ऊपर नहीं लिखना था, ठीक है, वो थोड़ा सा। चलिए तो ये क्या है भाई? ये क्या है आपके क्लासिफिकेशन या टाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, ठीक है, ध्यान रखना, आप इसको क्लासिफिकेशन ही बोल सकते हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन बोल सकते हो और इसको आप टाइप भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई? इस क्या हो रहा है ये बार बार क्या हो जाता है इसको, ठीक है। इसको आप टाइप भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत अच्छी तरह चलता है, ठीक है। इसको टाइप भी बोल सकते हो आप, ठीक है। टाइप्स भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये टाइप्स भी हैं आपके और आपके क्या है, ठीक, ठीक है। तो आप टाइप भी बोल सकते हो इसको और आप क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अगर बात करूँ, ठीक है, तो अगर बात करूँ इसमें, तो इसमें भाई देखिए इसमें 2 टाइप में क्या इसको डिवाइड किया गया या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक हो गया प्रिमिटिव और दूसरा हो गया नॉन प्रिमिटिव, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ सबसे पहले प्रिमिटिव की, तो प्रिमिटिव में देखिए इसको अगेन कितने भाग में बांट दिया, इंटीजर, ठीक है। और देखिए इंटीजर आप जानते हैं खूब अच्छी तरह से, इंटीजर जो वैल्यूज होती है, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर बात करूँ तो प्रिमिटिव वही डेटा टाइप है जो आपने सी में पढ़े थे, इंटीजर। रियर मतलब फ्लोट, ठीक है, रियर का मतलब होता है फ्लोट, ठीक है, ये ध्यान रखना, रियर मतलब होता है फ्लोट, ठीक है। आपने फ्लोट वैल्यू पढ़ी थी भाई, ठीक है। इंटीजर पढ़ा होगा आपने, फ्लोट पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कैरेक्टर पढ़ा होगा जैसे हम केयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसको केयर बोलते हैं, ठीक है। बूलियन पढ़ा होगा जैसे हम बूल बोलते हैं, ठीक है। आपने जब वेरिएबल्स बनाए होंगे, आपने डेटा टाइप बनाए होंगे वेरिएबल्स, तो वहां पे आपने देखा होगा बूलियन टाइप का, यस और नो, ठीक है। बूलियन टाइप होता है ये, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, बूल बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं इसको बूल, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंट, ठीक है। ये कोई वेरिएबल्स अगर डिक्लेयर करते हैं तो जो डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, जो डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो प्रिम डेटा टाइप जो होते हैं, प्रिम डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, जो पहले से बने हुए होते हैं हमारे, ठीक है। देखिए इंट, फ्लॉट, केयर, बूलियन जो पहले से डिफाइन होते हैं, इनको आप खुद नहीं बनाते हो, ठीक है। अगर बात करूं मैं किसकी, अगर मैं बात करूं किसकी भाई, मैं बात करूं किसकी, ये मैं बात करता हूँ कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में भाई देखिए अगेन दो टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। एक हो जाता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा हो जाता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें एक तो आता है एरे आपका, जो लीनियर है, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है जहां पर सारा डेटा कैसा होता है, सिक्वेंसली कनेक्टेड होता है, ठीक है। एक लिंक लिस्ट आ जाता है और एक स्टैक आ जाता है और एक क्यू आ जाता है, ठीक है। और देखिए इनके ऊपर तो आगे चैप्टर्स हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट के ऊपर पूरा चैप्टर है, स्टैक और क्यू के ऊपर भी पूरा चैप्टर है, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे भी, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखो कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। नॉन लीनियर की बात आ जाती है कौन से आते हैं, ट्री और ग्राफ आपके, ठीक है। और ट्री ग्राफ आपके सिलेबस में भी है, 5वां यूनिट जो ट्री और ग्राफ के बारे में ही है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो नॉन लीनियर का मतलब होता है जहां पर डेटा सिक्वेंसली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। अब चलिए इनको फटाफट से देख लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। पहले प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दोनों को हम बात करेंगे, ठीक है, दोनों को समझेंगे। हालांकि देखिए इनके बारे में तो हम आगे पढ़ने वाले हैं खूब अच्छे से, ठीक है। चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं आगे, तो फटाफट से देखते हैं भाई अपना। सबसे पहले बात करते हैं किस पर, प्रिमिटिव, ठीक है, बात करते हैं प्रिमिटिव पर। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ, तो इसमें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर डेटा टाइप, ठीक है। बेसिक क्या होते हैं भाई, बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। आपने भाई पहले सी में पढ़े होंगे बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, जो बिल्ड होते हैं इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, आप सी की बात करें, जावा की बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है भाई, वहां प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं, इंट, फ्लोट, केयर, डबल। ये क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं, क्या होते हैं, जो पहले से आपके प्रोग्रामिंग के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, जिसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, जिसका जो नाम है आपको वही नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये सोचें कि इसका नाम चेंज कर दूं, ठीक है, तो आप नाम चेंज नहीं कर सकते। आप सोचें कि इसका मैं कुछ स्ट्रक्चर अलग कर दूं, तो आप कोई भी स्ट्रक्चर इसका यूज अलग नहीं कर सकते, मतलब जिस यूज के लिए जो बनाया गया वही यूज करोगे आप, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर, अब देखिए इंट है, तो इंट के लिए क्या बनाया भाई, इंट के लिए इंट वैल्यू होल्ड करने के लिए बनाया गया, ठीक है। तो आप इंट लिखेंगे, क्या आप इंट की जगह कुछ और लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये बिल्ट इन है भाई, पहले से बना हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बिल्ट इन, ठीक है। बिल्ट इन का मतलब होता है पहले से जो बने होते हैं। प्लॉट है भाई, आपने प्लॉट लिखा, वेरिएबल्स का नाम कोई भी आपने वेरिएबल बना दिया, उसका नाम लिखा, वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। उसके बाद केयर लिखा आपने, केयर माने कोई वेरिएबल्स बना दिया, तो आपने वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। और बूलियन लिखा आपने, ठीक है, पूरा लिखते हैं बूलियन, ठीक है, इज वैलिड और ट्रू, ठीक है। तो बूलियन पूरा भी लिखते हैं और किसी की लैंग्वेज में बूल भी लिखते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर बूल लिख दिया था खाली, यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने बूल लिख दिया था, इसको बूलियन कर लें, ठीक है, मतलब इसको ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है भाई, देखिए इनको तो आप पहले से भी जानते हैं, ठीक है, पहले से पता ही है आपको, सी में आपको पढ़ा है, तो इनके बारे में आप खुद से भी लिख सकते हो कि इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, केयर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम किस पर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर पर, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये अगेन दो टाइप, क्या किया है इनको, क्लासिफाइड किया गया, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर, ठीक है। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये यूजर डिफाइन होते हैं, ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है भाई। देखिए अगर बात करूँ तो आपको ये इतना ध्यान रखना है, ये होते हैं क्या, यूजर डिफाइन, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं क्या, इसे हम कहते हैं क्या, यूजर यूजर डिफाइन, ठीक है, यूजर डिफाइन बोलते हैं इनको, मतलब यूजर खुद बनाएगा, मतलब इसे हम खुद डिफाइन करेंगे, ये पहले से डिफाइन नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ये पहले से डिफाइन नहीं है, इसको हम खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। जब प्रिमिटिव क्या है, बिल्ट इन है, मतलब पहले से बने हुए हैं।
और ये कितने टाइप्स के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ते हैं लीनियर और नॉन लीनियर क्या होते हैं। मैं बात करता हूँ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो भाई लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है भाई, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं भाई। तो देखिए पढ़ते हैं, तो एलिमेंट्स आर अरेंज सिक्वेंशियली। ठीक है, जैसे मैंने बताया था लीनियर का मतलब ही होता है भाई सिक्वेंशियली, कोई चीज अगर सिक्वेंशियली अरेंज की जाती है, लगातार फॉर्म में अगर कोई कंटिन्यूअसली अगर अरेंज की जाती है, तो उसे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और विद ईच एलिमेंट, देखिए प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, कनेक्टेड होता है टू द नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट से और प्रीवियस एलिमेंट से, मतलब हर एलिमेंट क्या होगा इसमें, अपने आगे वाले एलिमेंट से और अपने पिछले वाले एलिमेंट से क्या होगा, वो कनेक्टेड होगा। अगर ऐसा है तो उसको हम लीनियर फैशन कहते हैं। ठीक है, जो लीनियर फैशन में ही ऐसा होता है, और उस लीनियर फैशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और दिस अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट होता है, मेक देम इजी टू इम्प्लीमेंट एंड ट्रावर्स। बिल्कुल भाई, अब देखिए ये जो तरीका होता है लीनियर से, हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को, अरेंजमेंट जो होता है, इसका जो अरेंजमेंट होता है वो क्या करता है, वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन को और हमारे ट्रावर्सल को वो इजी बनाता है। ठीक है, ट्रावर्सल मतलब किसी चीज को विजिट करना, किसी चीज को सर्च करना। ठीक है, और तत्व क्रमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में लिखा है कि जहाँ प्रत्येक तत्व अगले पिछले तत्व से जुड़ा होता है और व्यवस्थित तरीके के कारण उन्हें लागू करना और उन्हें ट्रावर्स करना आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से आते हैं, हालांकि मैंने आपको क्लासिफिकेशन में समझाया था अभी कि कौन कौन से आते हैं इसमें। देखिए आपने एरे आता है, ठीक है, लिंक लिस्ट आता है, स्टैक आता है, क्यू आते हैं। तो ये क्या है, ये चार डेटा स्ट्रक्चर हैं जो क्या आते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आप इन चारों के बारे में बता सकते हो। और देखिए अगर आप इनको बारे में, देखिए मैं पढ़ाऊंगा आपको एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू, तो आप तो इसमें जितना चाहो उतना लिख सकते हो। ठीक है, बट आपको टाइम देखकर ही लिखना है। ठीक है, तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दे आर सेम डेटा टाइप। ठीक है, आपको पता ही है। लिंक लिस्ट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ नोड। ठीक है, नोड चलते हैं इसमें। स्टैक क्या होता है, फॉलो करता है किसको, लीफो को। ठीक है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये फॉलो करता है किसको, फीफो को। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और इसको आगे से और समझेंगे खूब अच्छे से। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम कितना, नो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, नो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज सिक्वेंसली, सीधा सा है भाई। देखिए अभी हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सिक्वेंसली, इसने क्या दिया, नॉट, क्या क्या दिया इसने, नॉट अरेंज्ड सिक्वेंसली। जब सारा डेटा हमारा सिक्वेंसली अरेंज नहीं होता है, सब सारे एलिमेंट हमारे सिक्वेंसली अरेंज नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं का नॉन लीनियर फॉर्म। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ, इसके जगह पे क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट होता है और कैन बी कनेक्टेड टू मल्टीपल अदर एलिमेंट। बिल्कुल भाई, देखिए अभी मैंने क्या कहा था उसमें, तो उसमें जो हमारा एक डेटा होगा, ठीक है, मैंने क्या कहा था यहाँ पर कि ईच एलिमेंट जो होगा कनेक्टेड होगा टू द नेक्स्ट और प्रीवियस एलिमेंट से। ठीक है, एक तो प्रीवियस से कनेक्ट होगा और नेक्स्ट क्रिएट होगा। लेकिन इसने क्या कहा है भाई, इसने क्या कहा है कि हमारा एक एलिमेंट जो होगा वो मल्टीपल मल्टीपल डेटा से कनेक्टेड होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ दो डेटा से होगा, एक पिछले वाले से और अगले वाले से, बाकी तीसरे से किसी से कनेक्टेड नहीं होगा। बट इसमें एलिमेंट क्या है, मल्टीपल कनेक्शन होगा उनका। ठीक है, और रिप्रेजेंटिंग द हायरार्की, जो हायरार्की को रिप्रेजेंट करेंगे, और कह सकते हैं नेटवर्क रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान चलिए, देखिए ये मेरा कोई एक डेटा है। ठीक है, ये मेरे दो से कनेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा दो से कनेक्ट हो गया, हो सकता है ये दो से तीन से भी कनेक्ट हो सकता है। मान चलिए मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो एक ही डेटा किससे कनेक्टेड है, तीन तीन से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके मान के चलिए फिर यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, और ये ट्री बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ट्री तो बन रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें क्या था भाई, इसमें मेरा जो डेटा था वो क्या था, हमारा डेटा क्या होगा, लीनियर फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर हमारी लीनियर फॉर्म बनेगी। ठीक है, एक डेटा मेरा यहाँ पर होगा, उसके बाद मेरा दूसरा डेटा आएगा यहाँ पर, तो मेरा दूसरा डेटा यहाँ पर होगा, उसके बाद तीसरा डेटा बनेगा मेरा यहाँ पर, तो तीसरा डेटा मेरा यहाँ पर होगा, उसके बाद चौथा डेटा मेरा, देखिए इसमें क्या ना सिक्वेंसली डेटा अरेंज होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, इसमें सारा डेटा चलता है इसमें। ठीक है, तो बीच वाला किसी की बात करें तो दो से कनेक्ट होगा। ठीक है, अगर इसकी अगर बात करें तो ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, दो से कनेक्टेड है बस, बाकी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, ना इससे कनेक्टेड है ना इससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो सिक्वेंसली चल रहा है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, हमारा एक ही नोड, ठीक है, एक ही डेटा क्या है, चार चार से कनेक्टेड, पांच से मल्टीपल से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है, हायरार्की बनती है यहाँ पर ट्री। तो तत्व क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं होते। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसमें, व्यवस्थित का मतलब लीनर नहीं होते। तत्व एक, और बल्कि एक तत्व कई तत्वों से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एक तत्व जो होता है वो कई तत्वों से जुड़ा हो सकता है, जो पदानुक्रमिति मतलब हायरार्की या नेटवर्क संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो इसमें पहला क्या भाई, ट्री। ठीक है, पहला क्या, इसमें ट्री हो गया एक। ठीक है, ट्री हो गया, देखिए ट्री और ग्राफ के ऊपर देखिए पूरा आपका
चैप्टर है, 5वां चैप्टर, तो उसमें आप खूब अच्छे से पढ़ेंगे ट्री और ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, ट्री क्या होता है भाई, रेयर की स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, विद द सिंगल रूट, एक रूट होता है, देखिए सबसे ऊपर वाले को रूट ही कहते हैं। ठीक है, और बाकी बात क्या होती है, उसमें बहुत सारी बेसिक चाइल्ड नोड होती है। ठीक है, नोड बोलते हैं, नोड होती है। उसके बाद अगर ग्राफ की अगर बात करें तो कलेक्शन ऑफ नोड, जैसे बहुत सी कलेक्शन होती है। ठीक है, क्या मतलब ये हो गया ग्राफ की, भाई मैंने अभी बताया था आपको ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से होगा, इसमें एक नोड होगी, उसके बाद यहाँ पर भी एक नोड होगी, उसके बाद यहाँ पर भी एक नोड होगी, ये आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे, तो ये बन जाता है क्या ग्राफ, भाई ये बन जाता है आपका क्या है, ग्राफ। ठीक है, यहाँ बनता है क्या है, ग्राफ। ठीक है, जबकि वो क्या है भाई, वो क्या थी आपकी, ये थी आपकी ट्री। ठीक है, दिस इज द ट्री, ये क्या थी, ये आपकी ट्री थी। ठीक है, लेकिन ये क्या आपका ग्राफ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो आई थिंक आपको डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया होगा। और देखिए इनके बारे में आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, बट आपको एग्जाम में उतना ही लिखना है जितना, अगर 5 नंबर का आता है तो उतना ही लिखना भाई, एक्स्ट्रा ज्यादा हमें नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए कुछ मैं देखिए डिफरेंस की बात कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ डिफरेंस की बात कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या क्या मैंने देखिए, अगर एग्जाम में आ गया, ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया कि प्रिमिटिव, हालांकि आप इतना तो समझ चुके हैं। ठीक है, वर्सेस की बात करें यहाँ पर, इतना तो आप समझ चुके हैं कि प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहा क्या होता है। ठीक है, अगर मान चलिए 1-2% अगर उसका डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस भी आप लिख सकते हो वहां पर, इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा दिया। ठीक है, डिफरेंस के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहले की डिफरेंस की अगर बात करें तो देखिए वही चीज है, अभी आपने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर आधा प्री डिफाइन होता है। ठीक है, बाय द लैंग्वेज, लैंग्वेज के द्वारा इटसेल्फ, स्वयं जो लैंग्वेज बनती है उसके द्वारा क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर नीड टू बी डिफाइंड द बाय यूजर। ठीक है, किसके द्वारा, यूजर के द्वारा। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, वो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, इसे ध्यान रखना है आपको। प्रिमिटिव किसके द्वारा किया जाएगा, लैंग्वेज के द्वारा प्री डिफाइन होगा, नॉन प्रिमिटिव यूजर के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर बात करूं मैं इस पर, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, व्हेन द डिक्लेयर द प्रिमिटिव डेटा इज स्टोर द स्टैक। बिल्कुल भाई, इसमें जो हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ स्टोर होते हैं, वो डिक्लेयर होते हैं किसमें, स्टैक में। ठीक है, आप कहोगे सर कि स्टैक तो इसमें भी यूज हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्टोर हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई और चीज भी देखिए, बाय व्हेन डिक्लेयर, जब भी आप डिक्लेयर करते हैं प्रिम डेटा को तो वो स्टैक में ही जाता है। ठीक है, लेकिन ये स्टैक पहले से बना हुआ है, ये बिल्ट इन बना हुआ है ये। ठीक है, ये अपना सी का जो भी लैंग्वेज है उसका अपना अलग से होता है, पहले से बना हुआ होता है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल्स आज स्टोर द स्टैक, स्टैक में स्टोर होंगे, बट द ओरिजिनली ऑब्जेक्ट इज द हीप। ठीक है, आप जो बनाओगे वो स्टैक में तो जाएंगे, ठीक है, स्टैक में तो जाएंगे, लेकिन वहां पर एक हीप मेमोरी भी लग जाती है। ठीक है, वहां पर एक हीप मेमोरी लगती है जो काम करती है। ठीक है, वो किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। वेरिएबल्स के लिए तो भाई मान चलिए स्टैक में जाएंगे, लेकिन अगर मान चलिए कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो किस में जाएगा, हीप में जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सारी चीज क्या जाएंगे, स्टैक में। ठीक है, तीसरे की अगर बात करूं मैं, ठीक है, तीसरी बात करें तो व्हेन ए कॉपी इज क्रिएटेड फॉर द डेटा, अगर डेटा के लिए जब भी हम कोई कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो एक कंप्लीटली सेपरेट लोकेशन, तो उसके लिए एक सेपरेट एलोकेशन किया जाता है, इज डन फॉर कॉपी। ठीक है, मान चलिए आपने कोई डेटा अगर कॉपी किया है और वो डेटा आप जो बना रहे हैं वो अगर वो प्रिमिटिव है, तो उसके लिए जो कॉपी बनेगी वो सेपरेट बनेगी। ठीक है, मतलब उसके लिए मेमोरी अलग से एलोकेट की जाएगी। जब अगर इसकी बात करें तो कॉपी हियर क्रिएट द न्यू रेफरेंस वेरिएबल्स, बट दे आर बोथ बोथ पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट इन हीप। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसमें एक नई कॉपी नहीं बनती है। ठीक है, अगर कोई डेटा आप कॉपी करते हो तो। क्लियर। चलिए चौथा पॉइंट की अगर बात करें, चौथा पॉइंट क्या भाई यहाँ पर, कि दस इस प्रकार द चेंज द मेड टू द कॉपी आर द नॉट रिफ्लेक्ट इन द ओरिजिनल। बिल्कुल भाई, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, ये प्रिमिटिव में क्या होता है कि आपका जितना भी डेटा हुआ सब डेटा को सेपरेटली अलग अलग मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो एक डेटा जो होता है कभी भी दूसरे डेटा पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं करता है, मतलब एक डेटा किसी दूसरे डेटा पर कोई भी उसको ना तो हानि पहुंचाएगा ना ही उसको कोई लॉस करेगा। ठीक है, जबकि अगर इसकी बात करें, इसने क्या कर दिया, एक ही जगह पर है, एक ही लोकेशन है। ठीक है, तो हियर however the change the made to the कॉपी ट्रेस बैक टू द ओरिजिनल। मान चलिए अगर आपने अगर कोई भी कॉपी, देखिए एक ही जगह पर दो दो डेटा अगर एक ही जगह पर रखे हुए हैं, तो जब एक में अगर कोई भी आप चेंज करोगे तो सीधा सा है कि भाई दूसरे में भी कुछ ना कुछ चेंजेस, दूसरे दिन इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल पड़ेगा भाई, बिल्कुल पड़ेगा उसमें इफेक्ट। ठीक है, अगर दोनों चीजें एक साथ कनेक्टेड रहेंगी तो। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं हम आगे, अब बात करते हैं किस पर, अपना पांचवा। ठीक है, तो द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर
ठीक है, विल कंटेन द सम वैल्यूज, बिल्कुल जैसे कि नल, ये नल कंटेन नहीं कर सकता, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होता है विल कंटेन सम वैल्यूज, वैल्यू कंटेन करता है, अर्थात इट कैन नॉट बी नल, ये नल नहीं हो सकता, इधर ध्यान रखना है। जबकि नॉन प्रिमिटिव का होता है वो नल हो सकता है, नल वैल्यू कंटेन कर सकता है, इतना ध्यान रखना है आपको। छठा क्या है भाई, इसमें छठे पॉइंट की अगर बात करें, द साइज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसमें जो उसका साइज होगा, ठीक है, जो साइज होगा वो डिपेंड करेगा डेटा टाइप पर। अगर आपका इंट है तो उसके लिए डेटा अलग, उसका जो साइज होगा वो अलग होगा, फ्लोट है तो उसका साइज अलग होगा, केयर है तो उसका साइज अलग होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है डेटा टाइप पर। बट इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर साइज इज नॉट फिक्स, यहाँ पर कोई भी साइज फिक्स नहीं होता पहले से, ठीक है, पहले से कोई भी डेटा का साइज फिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो ध्यान रहेगा। चलिए सातवां टाइप का भाई, सातवां डिफरेंस क्या है, द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड बाय यूज टू कॉल द मेथड्स, बिल्कुल भाई देखिए प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो स्पेशली यूज हो सकते हैं कहां पर, हमारे मेथड्स को कॉल करने में। और देखिए आपने किया भी होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, आपने कुछ मेथड्स पढ़े होंगे सी में, जिसमें क्या करते हैं हम कॉल बाय वैल्यू किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेकिन इसकी बात करें तो नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो नॉन प्रिमिटिव कहता है कि डेटा स्ट्रक्चर कैन नॉट बी यूज्ड टू कॉल द मेथड्स, ठीक है, आप किसी मेथड्स को कॉल कर रहे हैं तो वहां पर आप नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, इतना क्लियर रखेगा। देखिए 7 डिफरेंसेस के, ठीक है, इनको भी आप ध्यान रखें, हो सकता है डिफरेंस पूछ ले वो, ठीक है, पूछ भी सकता है, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो डिफरेंस को भी आपको याद रखना है। देखिए सारे इंग्लिश में, ठीक है, और ज्यादा बड़ी इंग्लिश भी नहीं है, इनको आप हिंदी में अपने खुद से कन्वर्ट कर लेना, हालांकि मैं सारी चीज समझा दी है, ठीक है, बेसिक से दो एक एक लाइन है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए नॉन लीनियर, लीनियर पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या थे, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव के टाइप्स थे, ठीक है, ये जो नॉन प्रिमिटिव था इसकी वर्सेस देख लेते हैं कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के बात करें भाई लीनियर में तो डेटा आइटम आर अरेंज्ड सिक्वेंसली, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है आर हेरारकी, हेरारकी में क्या होता है अरेंज होते हैं, ठीक है, हेरारकी का मतलब होता है जैसे एक जी हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद मान चलिए एक और बना दिया मैंने, ठीक है, तो ऐसे क्या होता है जैसे हेरारकी बोलते हैं, ठीक है, दिस इज द हेरारकी, ठीक है, ये क्या होती है हेरारकी होती है। लेकिन सिक्वेंसली बात करें तो भाई इसमें सिक्वेंसली आएगा, ये आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, तो सिक्वेंसली चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ऑल आइटम्स आर वन सिंगल लेयर, बिल्कुल एक ही लेयर पे तो है भाई, देखिए एक ही तो लेयर बन रही है यहाँ पर, ठीक है, एक ही लेयर पर रहते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे रख लें, यहाँ पर आप ऐसे भी रख सकते हैं इनको, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं आप टॉप से नीचे में, ठीक है, लेकिन एक सिंगल लेयर चलेगी इनकी। जबकि डेटा आइटम्स डिफरेंट लेयर पर हो सकते हैं, बिल्कुल भाई इसमें डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं, इसमें एक थी, इसमें क्या हो गया, इस पे भाई तीन हो गए, ठीक है। अब लेबल, इसमें लेबल भी निकाल सकते हैं भाई, ठीक है, जैसे कि मान चलिए एक दो तीन तीन लेवल है, ठीक है, हालांकि जीरो से स्टार्ट करते हैं तो टू लेवल बोलेंगे इसको, ठीक है, और अभी देखेंगे आगे और जब नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में जो ट्री और ग्राफ है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी बात करें तो बी कैन ट्रावर्स द ऑल एलिमेंट्स सिक्वेंसली, बिल्कुल इन वन गो, बिल्कुल एक सिक्वेंस से कर सकते हैं। और ये कहता है डिपेंड करता है साइज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड हाउ द आइटम आर अरेंज, कैसे अरेंज किए गए, और इट मे बी इट मे, ठीक है, तो इसमें क्या था भाई, इसमें क्या था डिपेंड, ठीक है, डिपेंड ऑन द साइज, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड हाउ द आइटम्स आर अरेंज, ठीक है, तो किस तरह से अरेंज किए गए उस पर क्या कहता है इसका डिपेंड करता है क्या ट्रावर्जल, ठीक है। और इट में नॉट बी पॉसिबल टू ट्रावर्जल ऑल द एलिमेंट्स इन सिंगल रन, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक ही सिंगल रन में आप सभी एलिमेंट को ट्रावर्स कर पाओगे, ठीक है, मतलब विजिट कर पाओगे, ठीक है, तो इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा सिंगल यूनिट में नहीं, देखिए जितनी यूनिट्स बनी होगी इसकी अलग अलग, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या आपको चलना पड़ेगा इस पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद चौथा जो है, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये क्या है मेमोरी यूज इनफिशियंट फॉर द लार्ज डेटा सेट, बिल्कुल भाई इसमें जो मेमोरी का जो यूजेस होता है वो इनसफिशियंट होता है, ठीक है, फॉर द लार्ज डेटा सेट। लेकिन इसकी बात करें तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट इफिशिएंट वे टू यूज मेमोरी, बिल्कुल भाई इसमें बहुत सारे तरीके हो, तो उसी हिसाब से कहता है मेमोरी का यूज होता है, ठीक है, और कोई डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा यूज करता है, कोई डेटा स्ट्रक्चर कम यूज करता है, ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस है, चार डिफरेंस, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में। हालांकि आपको मैं सारी चीजें बताई दी है। लीनियर में क्या था भाई, लीनियर में कौन कौन से थे भाई, लीनियर में अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूँ मैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो भाई एग्जाम तौर पर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो कौन कौन से आ रहे हैं लीनियर में भाई,
भाई लीनियर में आपको क्या आ रहा है भाई, एरे आ रहा है आपका, ठीक है। हालांकि देखिए मैंने पीछे लिखा है अभी, एरे आ रहा है, ठीक है। लिंक लिस्ट आ रहा है आपका, भाई लिंक लिस्ट भी तो आ रहा है आपका, लिंक लिस्ट आ रहा है, ठीक है। और और भाई इसके आपके स्टैक और क्यू भी तो आ रहे हैं इसी के अंदर, ठीक है। आपके स्टैक भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, स्टैक भी हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आपके क्यू भी हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज द क्या है भाई, ये क्या है आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एग्जाम तौर पर अगर आप समझाओ, इसमें क्या है बात, इसमें क्या था भाई, ट्री और ग्राफ, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर अगर, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, ठीक है, इतना ही लिखते हैं, एक्स लिख देते हैं, ठीक है, ये एक्स। तो इसमें अगर बताओ तो देखिए, एक तो आया था आपका ट्री, ठीक है, एक तो ट्री आया था और दूसरा आया था क्या आपका ग्राफ, ठीक है, दूसरा आया था आपका ग्राफ, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब देखिए, अभी देखिए एक और पॉइंट बचा हुआ हमारा, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक है, और देखिए हमारा वीडियो थी 1 घंटे 15 मिनट का हो चुका, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा और लगेगा अभी, ठीक है, 15 मिनट और लगेंगे, बाकी चीजें कंप्लीट हो जाएगा मेरा पहला चैप्टर, ठीक है। बात करते हैं भाई किस पर, ऑपरेशंस और डेटा स्ट्रक्चर। तो एक डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशंस किए जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट थे क्या भाई यहाँ पर, कि डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है सेवरल कॉमन ऑपरेशन, बहुत सारे कॉमन ऑपरेशंस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और दीज ऑपरेशंस हेल्प, और ये ऑपरेशन कहते हैं हेल्प करते हैं किसमें, स्टोरिंग में, भाई डेटा को स्टोर करने में, एक्सेस करने में, और उसको मॉडिफाई करने में, ठीक है, किसको, डेटा को, और कैसे, इफिशियंटली, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो बहुत सारे ऑपरेशन है इसमें, और बहुत सारे ऑपरेशन सपोर्ट करता है। तो डेटा स्ट्रक्चर कई सामान्य ऑपरेशन सपोर्ट करता है। ये ऑपरेशन डेटा को कुशलता पूर्वक संग्रहित, ठीक है, मतलब स्टोर करने, एक्सेस करने और संशोधित करने में मदद करते हैं, ठीक है, करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से ऑपरेशन है हम देख लेते हैं यहाँ पर। देयर आर सम इंपोर्टेंट ऑपरेशन परफॉर्म डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन कौन से भाई, पहला है क्या, ट्रावर्जल, ठीक है, पहला हो गया क्या, ट्रावर्जल, ठीक है। पहला क्या हुआ यहाँ पर, पहला हमारा क्या, ट्रावर्जल, ठीक है, पहला हमारा हो जाता है ट्रावर्जल। दूसरा ट्रावर्जल का मतलब होता है भ्रम, परिभ्रमण, ठीक है, यात्रा करना या विजिट करना, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन का मतलब सीधा सा है डेटा को ऐड करना, ठीक है। डिलीशन मतलब डेटा को डिलीट करना, हटाना। सर्चिंग मतलब डेटा को खोज करना। सॉर्टिंग मतलब डेटा क्रमबद्ध करना, मतलब उसको सिक्वेंसली सेट करना, ठीक है, अरेंज करना। मर्जिंग मतलब मिलाना, भाई दो डेटा को आपस में जोड़ते ना, मर्ज होता है वो, ठीक है। अपडेटिंग मतलब, अपडेटिंग की बात करेंगे तो भाई अपडेट मतलब कुछ को डेटा है हमारा पहले से, तो उसमें जरूरत पड़ती है हमें कुछ ऐड करने की, मतलब कुछ उसको अपडेट करने की, मतलब एग्जिस्टिंग डेटा को कुछ अपडेट कर रहे हैं, कुछ में कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपडेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 ऑपरेशन में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। 7 ऑपरेशन में फटाफट से देखते हैं कौन सा ऑपरेशन क्या है, ठीक है। और देखिए बाकी के जितनी जो ऑपरेशन है, जिसे हम जब तक डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप ट्रावल समझ नहीं पाओगे अच्छे से, ठीक है। डिलीशन आप तभी समझ पाओगे जब आप किसी एक डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से उसमें कोई डेटा इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे, ठीक है, तभी आपको ऑपरेशन अच्छे से समझ में आएंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले किस पर, ट्रावर्जल पर, ठीक है। तो ट्रावर्जल पर बात करूँ तो ट्रावर्जल का मतलब क्या होगा, परिभ्रमण या यात्रा, मतलब विजिट द ईच एलिमेंट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस, मतलब आपको जितना जो डेटा है उस पर क्या करना, प्रत्येक डेटा पर क्या करना, विजिट करना, ठीक है। तो किसी डेटा स्ट्रक्चर के हर तत्व को एक एक करके देखना या एक्सेस करना, उसे कहते हैं क्या, ट्रावर्जल कहते हैं। मतलब देखना या एक्सेस करना, या कह सकते हैं प्रिंट करना, ठीक है। मतलब इसको हम, देखिए इसको हम कई नाम से रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रावर्जल है ना, तो इसको ट्रावर्जल तो कहते हैं, इसको हम देखिए इसको विजिट भी कह सकते हैं कि विजिट करना, ठीक है। अगर आपसे कहता है कि विजिट करना, इसका मतलब उसी की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं हम क्या, प्रिंट करना, ठीक है, प्रिंट भी कर सकते हैं भाई, डिस्प्ले करना तो प्रिंट भी तो करना, ठीक है, इसको प्रिंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं इसको, इसको हम डिस्प्ले भी कह सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल डिस्प्ले कहते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, डिस्प्ले भी कह सकते हैं कि डिस्प्ले करना। तो इसका मतलब वही चीज है भाई, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है, हम ट्रावर्जल की बात करेंगे वहां पर, ठीक है, क्या करेंगे वहां पर, ट्रावर्जल की बात हम करेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए, तो और प्रिंट देखिए, जिसमें लिख दिया प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, मतलब मान चलिए आपको भी एरे था, ठीक है, उसके एलिमेंट को सबको प्रिंट कर दिया आपने, तो उसमें क्या कर दिया आपने, ट्रावर्जल ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। अब देखिए अपने एरो को प्रिंट भी किया होगा भाई, एरो को प्रिंट करके भी देखा होगा आपने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, इंसर्शन। इंसर्शन मतलब क्या होता है भाई, एडिंग अ न्यू एलिमेंट, नए एलिमेंट को ऐड करना, किसमें, डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई, अब आपको जब तक डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है, जब तक मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं समझाऊंगा तब का आपको ऑपरेशन नहीं समझा सकता इसका, ठीक है। जब मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर समझाऊंगा आगे, लिंक लिस्ट समझाऊंगा, स्टैक और क्यू समझाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा वहां पर कैसे इंसर्शन आपको करना है, कैसे एक एलिमेंट को आपको ऐड करना है,
ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझें कि इंसर्शन क्या है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, देखिए काम कैसे करता है वो तो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि देखिए डेटा स्ट्रक्चर जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और डेटा स्ट्रक्चर जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब तक आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा। मान चलिए मैं ऑपरेशन समझा दूं भी तो आपको यही नहीं पता होगा स्टैक क्या होता है, तो आप कैसे कर पाओगे उसको। ठीक है, तो अभी आप इतना समझो कि ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं और कौन सा ऑपरेशन क्या करता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी के हम जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो उसमें ट्रावर्सल भी करके देखेंगे, इंसर्शन भी करके देखेंगे, सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हर डेटा स्ट्रक्चर पर। ठीक है, एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखिए इंसर्ट करना है मुझे, ठीक है, इंसर्ट करना है 50, ठीक है, 50 इंसर्ट करना है किसी लिंक लिस्ट में। ठीक है, अब देखिए करके तो मैं दिखा देता, लेकिन लिंक लिस्ट आपने भी पढ़ा नहीं है, मैंने भी आपको पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी उसमें। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इंसर्शन क्या होता है, एडिंग ए न्यू एलिमेंट टू द डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे तीसरे पे। तो डिलीशन का मतलब सीधे भाई इसके नाम से इनका काम पता चल जाता है कि हटाना, मतलब रिमूव द एडजस्टिंग एलिमेंट। अगर कोई एलिमेंट है जो पहले से एडजस्ट करता है उसको हटाना कहाँ से, डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब देखिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, एरे हो, लिंक लिस्ट हो, स्टैक हो, क्यू हो, ट्री हो, ग्राफ हो। ठीक है, जब उनको पढ़ लेंगे तो हटा के देखेंगे वहां पर। ठीक है, जब स्टैक पढ़ लेंगे तो स्टैक में हटा के देखेंगे। ठीक है, डिलीटिंग द फर्स्ट नोड द लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो फर्स्ट नोड को हम क्या करेंगे, फर्स्ट या लास्ट या बीच में से किसी भी नोड को डिलीट करके भी देखेंगे। ठीक है, सर्चिंग मतलब क्या होगा, खोजिंग करना, खोज करना भाई। ठीक है, फाइंडिंग वेदर ए एलिमेंट इज प्रेजेंट या नॉट, मतलब हम लोग वो एलिमेंट जो खोज रहे हैं क्या वो डेटा स्ट्रक्चर में है या नहीं है, तो उस मौजूद एलिमेंट को देखना वो क्या होता है, सर्चिंग होती है। ठीक है, मान चलिए कोई एरे डेटा स्ट्रक्चर है, आपको एरे डेटा स्ट्रक्चर में ये देखना है कि हमारा ये एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो आपको क्या करेंगे, वो हो जाती है आपकी सर्चिंग ऑपरेशन। ठीक है, वो सर्चिंग ऑपरेशन हो जाती है। तो सर्चिंग द 20, ठीक है, आपने 20 एलिमेंट को सर्च किया किसमें, एरे में, तो अगर उसमें होगा तो यस कर देगा, नहीं होगा तो नो कर देगा, या फिर आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहें तो मैसेज प्रिंट वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। चलिए बात करते हैं हम किस में, 5 पर। ठीक है, तो 5 क्या है भाई, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब सीधा सा है भाई कि अरेंजिंग एलिमेंट इन असेंडिंग, देख असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग का मतलब होता है भाई बढ़ते क्रम में, और डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में, डिसेंडिंग मीन्स घटते क्रम में। ठीक है, तो हम अगर कोई एलिमेंट को, किसी डेटा को, या तो उसको बढ़ते क्रम में कर सकते हैं या फिर उसको घटते क्रम में कर सकते हैं। ठीक है, उसको अरेंज करना ही क्या होता है, सॉर्टिंग कहते हैं उसको। एग्जाम्पल तो देखिए मैं शॉर्ट कर दीजिए, ये मेरे नंबर्स थे ये, ठीक है, 5 to 9, तो ये क्या शॉर्ट थे, अभी नहीं थे ना, तो ये बढ़ते क्रम में लिखे हुए हैं ना ही घटते क्रम में लिखे हुए हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इनको शॉर्ट कर दिया। कैसे कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या कर दिया मैंने इसको, ये क्या हो गया, मेरे असेंडिंग ऑर्डर में हो गए, मतलब बढ़ते क्रम में हो गए ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरे बढ़ते क्रम में शॉर्ट हो गए। ठीक है, तो यही क्या कहते हैं, इसे शॉर्टिंग कहते हैं। चलिए मर्जिंग, मर्ज क्या होता है भाई, मर्ज का मतलब देख सीधा सा है, मर्ज का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, क्या करना, मिलाना। ठीक है, मतलब कंबाइन टू डेटा स्ट्रक्चर, जब दो डेटा स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसे कहते हैं मर्जिंग करना। ठीक है, द सेम डेटा टाइप इनटू द एरे इनटू वन। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर एरे है तो उसमें सेम का डिपेंड करेगा फिर। ठीक है, अगर दो एरे हैं और आप उनको मर्ज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि दोनों एरे एक ही सेम टाइप के होने चाहिए, मतलब दोनों अगर इंट इंट के हैं तो दोनों इंट के ही होने चाहिए। एक अगर इंट का दूसरे का सब कंबाइन कर रहे हैं तो दूसरा भी इंट का ही होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंट वाले एरे को आप फ्लोट वाले एरे से मर्ज कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है टाइप्स पर। तो एक ही प्रकार के दो डेटा स्ट्रक्चर को मिलाना, ठीक है, मिलाकर एक एक बनाना, वो क्या कहते हैं, उसे मर्जिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान चलिए मर्ज कर दिया सॉर्टेड एरेज को, दो सॉर्टेड एरेज को। ठीक है, चलिए सातवां क्या भाई यहाँ पर, अपडेटिंग। ठीक है, सातवां क्या भाई, अपडेटिंग। अपडेटिंग का मतलब सीधा है चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट। भाई पहले से जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा था उसमें आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, मान चलिए आपकी एक वैल्यू थी इंडेक्स 2 पर, उसमें क्या कर दिया आपने, कुछ अपडेट कर दिया। ठीक है, मान पे चलिए आपकी एक वैल्यू थी, आपकी पहले से एक वैल्यू पड़ी हुई थी। ठीक है, आपकी पहले से वैल्यू, मान चलिए पहले से वैल्यू आपकी 10 थी। ठीक है, आपने क्या कर दिया, उसको अपडेट करके 20 कर दिया। ठीक है, सीधा सा भाई, अभी आगे और करेंगे। ठीक है, जब सारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे ना तो वहां पर सारे हम करने वाले हैं, सारे सारे ऑपरेशन देखने वाले हैं, इन सभी को इंप्लीमेंट करेंगे वहां पर। ठीक है, अभी आप डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है तो अभी इसको इंप्लीमेंट करना अभी थोड़ा सा आपके लिए समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे समझाने दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इनको किसी डेटा स्ट्रक्चर लेके समझाऊंगा तो। ठीक है, पहले मैं आपको पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा दूंगा, स्टेप, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ, और उसके बाद आपको साथ ही साथ उसमें समझाऊंगा भी। मतलब ये समझिए, ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो ऑपरेशन है, मुझे लग रहा है सारे ऑपरेशन खत्म हो चुके हैं, ये साथ ही तो थे, हाँ।
तो ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो 7 ऑपरेशन मैंने आपको पढ़ाए, इन ऑपरेशंस को क्या करेंगे भाई, इन ऑपरेशंस को हम जो जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उन सभी डेटा स्ट्रक्चर में इन सभी को ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखेंगे। जब मैं आपको स्टैक पढ़ा दूंगा तो स्टैक के अंदर इन सारे ऑपरेशंस को करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको क्यू पढ़ा दूंगा तो क्यू के अंदर करेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ा दूंगा तो लिंक लिस्ट के अंदर इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। वहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रैवर्सल कैसे करते हैं, इंसर्शन कैसे करते हैं, ठीक है। हालांकि आपको बेसिक नॉलेज तो होगी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। और मुझे लगता है देखिए आज हमारा ये फर्स्ट यूनिट एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो पहला यूनिट लास्ट था ये, ठीक है, लास्ट टॉपिक था हमारा इसका। तो हमारा पहला यूनिट क्या है, कंप्लीटली फिनिश हो चुका है, ठीक है। और देखिए ये ज्यादा लंबी वीडियो भी नहीं बनी, ठीक है। तो मेरे जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको सारे टॉपिक समझा दिए यहाँ पर, ठीक है। सारे टॉपिक्स, पूरा जो चैप्टर था आपका फर्स्ट यूनिट, ठीक है, पहला यूनिट जो था इसके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्लासिफिकेशन और ऑपरेशंस भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। 3 टॉपिक्स थे। तो वन शॉर्ट वीडियो में आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपको बहुत सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, काफी सारी वीडियो देखनी जरूरत, बस एक वीडियो देखकर आपका पहला चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा चैप्टर होगा तो उसमें देखिए स्टैक और क्यू है, तो हम देखेंगे उसको, कम से कम 2 पार्ट तो उसके बनेंगे ही, ठीक है, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। जो छोटा होगा उसको हम एक एक मतलब एक में खत्म कर देंगे, अगर जो बड़ा होगा उसके 2 या 3 पार्ट हम उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाएंगे, लंबी लंबी वीडियोज बनाएंगे ताकि आपको कम वीडियो में सारा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। और देखिए आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है, ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप आराम से पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको सारी चीजें मैंने खूब अच्छे से बढ़िया से पढ़ा दी है, और देखिए मैंने कंटेंट भी आपको उतना ही दिया है इसमें, नहीं लिया है जो आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगा, ठीक है। एग्जाम में देखिए, एग्जाम पास भी होना है, चीजें समझनी तो है ही, साथ ही साथ आपको एग्जाम में भी पास होना है, ठीक है। तो पास होने के लिए भी आपको कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट देखिए हिंदी इंग्लिश में एकदम वेल स्ट्रक्चर, एकदम बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ मैंने कंटेंट बनाया है, ठीक है, मेहनत करके बनाया आपके लिए। तो आपसे बस यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें भाई चैनल को, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दें, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके क्लासमेट हो गए, सी एस आई टी, देखिए जो दोनों सी एस और आई टी दोनों में, दोनों ब्रांच में कॉमन है ये, ठीक है। तो आईटी वाले भी दे सकते हैं इसको, सीएस वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने कॉलेज में अपने दोस्तों को शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करें भाई। अभी तक अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, वीडियोज को लाइक कर दें, ठीक है। तो ये आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो चुका। अब जो दूसरा यूनिट है उसके भी हम पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। सारी चीजें ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बेस्ट कंटेंट के साथ चलने वाले हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो देखिए अभी तक अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी को हेल्प हो जाए। बिकॉज आपको कहीं से कोई भी कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको सारी चीजें सिस्टमेटिकली समझा दूंगा, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपका अगर कोई जूनियर है जो सेकंड सेमेस्टर में है तो आप उसको भी सजेस्ट कर सकते हो कि वो भी एज जूनियर में चैनल पर आकर अपना सारा कंटेंट यहाँ पर पढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। तो भाई शेयर करें सभी लोग, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। मतलब आपके एग्जाम होने से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीटली, मतलब सही तरीके से पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और एग्जाम टाइम पर भी क्या होगा, आपका रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। और आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैं क्वेश्चंस बना कर दूंगा आपको, ठीक है। कम से कम मैं आपको कम से कम हर यूनिट के 2 2 3 3 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो आपको एग्जाम में 100% फंसेंगे, ठीक है। तो आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, सारी चीज मिलेंगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, ठीक है। सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ना किसी से कोर्स परचेज करने की जरूरत है, ठीक है। आप करना चाहें कर सकते हैं, बट कोई नहीं, आप यहाँ पर आपको सारी चीजें एकदम इन डेप्थ मिलने वाली है, और एकदम बढ़िया कंटेंट और बेस्ट कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और देखिए जो पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ में आपको एग्जाम टाइम पर दूंगा। अभी आप देखिए, आप क्या करें, अभी आप अच्छे से पढ़ लें। देखिए नोट्स बनानी है सभी को, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सबको नोट्स बनानी है, ठीक है। आप जितनी नोट्स बनाओगे ना वो आपके लिए फायदेमंद होती हैं, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आप क्या कर पाओगे, उनसे अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम पे क्या होता है, हमारे पास समय कम होता है, ठीक है। एग्जाम टाइम मान चलिए कल एग्जाम है और आज आपको रिवाइज करना है, तो आपके पास एक सफिशियंट क्या होना चाहिए, एक सोर्स होना चाहिए, एक कम से कम एक ऐसा सोर्स होना चाहिए या ऐसी कोई नोट्स होनी चाहिए
जिससे आप कम समय में अपना पूरा रिवीजन कर पाए। ठीक है, वरना क्या होता है कि हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं, जब एग्जाम आते हैं तो वहां पे हमारा रिवीजन नहीं हो पाता है, फिर पता चलता है कि भाई चीज हम लिख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है वहां पर फिर मार्क्स भी कम आ जाते हैं, और अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाए तो हो सकता है आपकी बैच भी लग जाए वहां पर। ठीक है, तो भाई नोट्स बनाना सबसे गुड बिहेवियर होता है। ठीक है, मैं भी क्या करता था, मैं भी जब भी नोट्स बनाता था, ठीक है, सारे नोट्स बनाए मेरे पास। ठीक है, तो नोट्स बनाना भाई अच्छी बात है। ठीक है, सभी को नोट्स बनाने। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ठीक है, बाकी सारे मतलब जितनी सब्जेक्ट है सबको स्टार्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, सबको अच्छे से पढ़े, नोट्स बनाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।